जी नमस्ते, वंदे मातरम। आज दिन है 7 फरवरी 2023, मंगलवार। व्याख्यान नंबर 165, 165। और स्वसमरी परिवार में स्वागत है आपका। और विषय बताएंगे दीपक भाई। वंदे मातरम। नमस्ते, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी कर्णधारों का स्वस्थ समृद्ध परिवार के वैध निर्माण क्रांति चिकित्सा क्रांति महाअभियान में सभी कर्णधारों की क्रांति में। आज का विषय रंजक पित्त है। जैसा कि आपने पिछले 5वें भाग में आप सभी ने देखा कि जो रंजक पित्त है कैसे वर्ण व्यवस्था को स्थापित करता है, उसके बारे में हम सभी विस्तार से समझे। तो उसी से संबंधित आज जो भी अगला विषय होगा, छठा भाग, षष्ठ भाग, इसमें वैद्य जी आज वर्णित करेंगे और बताएंगे कि रंजक पित्त में और क्या चीज़ें हैं, रंजक पित्त से संबंधित और क्या क्या बातें हैं। वो सभी बातें हम सभी को आज समझाएंगे और बताएंगे। तो हम सभी जानेंगे आज पूरी 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 बात। तो स्वागत है आप सभी का। तो कृपया ध्यान से समझिए और सुनिए और समझ करके फिर आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करें। तो बहुत बहुत स्वागत वैद्य जी का आज के सत्र में। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि आज का विषय आरंभ करें और हम सभी को ज्ञानित करें। नमस्ते। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी कर्णधारों का भी। सभी सदस्य उपस्थित बंधुओं को, भाई बहनों को सबका स्वागत है। और भगवान धन्वंतरि जी अपने गुरु के श्री चरणों में नमन करते हुए आज के सत्र को आगे बढ़ाते हैं। तो कल हमने ये मतलब पवित्रता के विषय में चर्चा हुई थी हमारा सूत्र के माध्यम से कि मन, कर्म, कुल, शरीर और वाक यानी कि वाणी, ये पांचों का पवित्र होना परम आवश्यक है। जब ये पांचों के पांच जब पवित्र होते हैं तभी जाके हमारे शरीर में रंजक पित्त ठीक रहता है, मतलब सही रहता है। या तो मतलब इसका अर्थ यूं समझ लीजिए कि यदि आपका मन पवित्र है, कर्म यानी कि आपका आचरण यदि पवित्र है, और आपका कुल कुल तो आज के समय में कहना उचित नहीं होगा, सही नहीं होगा, परंतु यदि आपका परिवार में यदि सब कुछ पवित्र है, ठीक उसी तरह यदि आपका शरीर में पवित्र है और वाणी में यदि आपकी पवित्रता है, आपने कभी किसी को गाली नहीं दिया, झूठ नहीं बोला, यदि किसी को तीखे वचन से नहीं बोला, किसी के मर्म को भेदन करने वाला बात आपने नहीं कहा, किसी की निंदा नहीं की, किसी की हिंसा नहीं की, कुटिलता नहीं की, मतलब ऐसे मतलब दूसरे को नीचा दिखा करके जो आजकल जो व्यंग करते हैं कॉमेडी करके, तो वो भी एक प्रकार से वाणी की अपवित्रता हो जाती है। तो ऐसे में देखेंगे तो उनका रंजक पित्त विकृत हो जाता है। ऐसा मतलब देखा भी गया है। तो ये 5 प्रकार के जो पवित्रता है, उसके फिर आगे बताते हैं कि पंचस्व एतेषु शौचेषु हृदय शौचम विशिष्यते, हृदयस्य तु शौचेन स्वर्गम गच्छति मानवः। ऐसा कहा गया है आयुर्वेद के विज्ञान खंड में। इसका अर्थ ये है कि ये जो 5 प्रकार की पवित्रता के विषय में बताया गया है, इन पांचों प्रकार के पवित्रता में से भी बढ़कर जो है वो हृदय का शौच है, हृदय का पवित्रता है। हृदय का अर्थ है मतलब मन की पवित्रता अलग है, हृदय की पवित्रता अलग है। क्योंकि हृदय के पास ही मतलब हृदय एक हृतपिंड है, परंतु मन मन की कोई मतलब सत्ता तो है, परंतु उसका कोई मौजूद नहीं है, उसकी कोई वजूद नहीं है, ऐसा कहा जाता है। मतलब उसका महत्वपूर्ण है परंतु उसका गुरुत्व नहीं है, ऐसा कहा जाता है। महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि वो हमें बंधन से मुक्त करा करके मोक्ष की ओर वो ले जाता है। और गुरुत्वपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, इसीलिए उसका अस्तित्व नहीं है, गुरुत्व नहीं है, परंतु बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक उसी तरह जैसे कि मतलब हृदय हमारा हमको दिखता है कि ये हृदय है, परंतु मन कभी दिखता नहीं है। इसीलिए जो है मन के पवित्रता से जो है हृदय की पवित्रता अधिक मतलब महत्वपूर्ण रखता है। जिसका हृदय पवित्र हो गया उसका मन भी अपने आप में पवित्र हो जाता है। ये समझने का मतलब हमें मतलब चाहिए। फिर ऐसा कहते हैं कि यदि जिसका हृदय में यदि कोई विचार या तो विकार आ गया, तो उसका मन तो क्या, उसका शरीर, उसका कर्म, उसके कुल, उसके वाणी सब कुछ जो है अशौच हो जाते हैं। अशौच यानी कि अपवित्र हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं। और इसीलिए कहते हैं क्योंकि शौचम तो द्विविधम प्रोक्तम, बाह्यम अभ्यंतरम तथा मुज्जलाभ्याम स्मृतम बाह्यम मनः शुद्धि तथा अंतरम। इसका अर्थ यह है कि जो शौच यानी कि पवित्रता है वो दो प्रकार के होते हैं। द्विविधम प्रोक्तम यानी कि दो प्रकार के क्या क्या है ना, बाह्यम और अभ्यंतरम। मतलब बाहर से भी पवित्रता होनी चाहिए और अभ्यंतर यानी कि अंदर से भी पवित्रता होनी चाहिए। तो ऊर्जलाभ्याम स्मृतम बाह्यम
मतलब यदि हम मृत और जलाभ्याम, मतलब मृत यानी कि मिट्टी, जल और जल यानी कि पानी, मतलब मृत और जलाभ्याम मतलब मिट्टी और जल से हम अपने शरीर को तो शुद्ध कर देते हैं, बाहर से ऐसा कहा जाता है। परंतु मन जो शुद्धि यदि मतलब नहीं होता है, वो शुद्धि हृदय के माध्यम से मतलब मन शुद्धि होता है। इसलिए जिसका हृदय शुद्धि नहीं है, उसका मन कदापि शुद्ध नहीं हो सकता। मन शुद्ध नहीं हुआ, तो वाणी शुद्ध नहीं होगी, वाणी शुद्ध नहीं होगा, तो फिर कर्म शुद्ध नहीं होगा। यदि मन, वाणी, कर्म शुद्ध नहीं होगा तो फिर उसका शरीर शुद्ध नहीं होगा। और शरीर का मतलब यदि हम देखेंगे तो मन, वाणी के आधार पर ये हृदय के ही मतलब मूल पिंड है। मतलब जो पवित्रता जो भाव है, उसका मुख्य जो आधार है वो हृदय है। और आपको पता है कि जब हमने प्राणवायु, व्यान वायु के ऊपर जब हमारी चर्चा हुई थी, तो हृदय में 2 वायु उपस्थित रहते हैं, एक प्राणवायु, दूसरा व्यान वायु। इसलिए जिसका प्राणवायु मतलब जिसका हृदय अपवित्र हो गया हो, उसका प्राणवायु और व्यान वायु दोनों विकृत हो जाते हैं। और साथ में ये रंजक पित्त भी विकृत होता है, ऐसा समझना चाहिए। तो ये तो हो गया आज का हमारा मतलब सूत्र के आधार पर। अभी हम एक सिद्ध योग के विषय में लेते हैं। आजकल देखेंगे बहुत सारे लोगों को मतलब बवासीर की समस्या आ रही है। कोई बोलता है कि मुझे मतलब खून गिरता है, रक्त गिरता है। कोई बोलता है कि रक्त तो नहीं है लेकिन उसके मस्से है, बली है। कोई बोलता है कि मतलब खुजली होती है, कोई बोलता है कि वहाँ पे दर्द होने लगता है, जलन होती है। तो ये विभिन्न प्रकार के तरह-तरह के मतलब कहते हैं। तो आज मैं गोमानस मतलब पढ़ रहा था, ये गवायरवेद पढ़ रहा था। तो उसमें एक बवासीर के विषय में बहुत अच्छी जानकारी दी है और एकदम आपका सस्ता और सरल योग है। और पुस्तक का नाम है गवायुर्वेद। आपकी कोई भी मतलब चाहिए तो उसमें मतलब आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, गूगल में भी उपलब्ध है। तो उसमें बवासीर की गवायुर्वेद में ऐसा लिखा है कि जो गौ माता का उपल है, गौ माता का उपल यानी कि जर्सी गाय का उपल आपको काम नहीं करेगा। देसी गाय का उपल, देसी गाय यानी कि जो मतलब चरता यानी कि जो चारण करने के लिए जाता हो, मतलब अपना बाहर में मतलब घूमता-फिरता हो, घूमती-फिरती हो, ऐसी गाय का उपल होना चाहिए। बराबर, जो घास-फूस खा करके उपल मतलब देती हो, मतलब गोबर देती हो। तो उसको लाना है और उसको ला करके उसको धूप में सुखाना है। धूप में मतलब मिट्टी में नहीं सुखाना है, दीवार पर सुखाना है। तो आप देखेंगे कि पहले के लोग मतलब आप कम से कम 20 साल पीछे चले जाइए, तो पहले लोग क्या करते थे, जब गैस घर-घर नहीं था, तो ये तो गैस तो मतलब कोई बहुत से गाँव के लोग तो गैस ये तो मतलब मालूम ही नहीं था। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है लकड़ी के चूल्हे से जलाते थे या तो अंगार के मतलब अंगार से खाना पकाते थे, अंगार को जला करके या तो फिर क्या करते थे ना वो ये जो गाय का जो गोबर का जो उपल होता था, उपल से ही वो खाना बनाते मतलब भोजन पका करके वो भोजन करते थे। तो उनको कुछ मतलब खाना बनाने के लिए उनको कोई चिंता का विषय ही नहीं था। ये उतना मतलब आज जो भोजन जो इतना महँगा हो रहा है, ये महँगा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको गैस खरीदना पड़ रहा है। 1 महीने में या डेढ़ महीने में ₹1100 ₹1130 का हमें खरीदना पड़ रहा है। तो ये जो ₹1130 का जो है वो गौ माता दे देती थी, कितना बचत होती थी। और साथ में गौ माता का प्यार मिलता था, दुलार मिलता था और आदर मिलता था, उसके स्नेह बरसाती थी, ममता बरसाती थी और मतलब गौमूत्र भी मतलब देती थी। और जहाँ पे वो गौ माता वास कर ले, निवास कर ले, तो वो वास्तु भी शुद्ध हो जाता था। जहाँ पे वो हम्बा मतलब ऐसा मतलब पुकार कर ले, तो वो धरती भी शुद्ध हो जाती थी। लक्ष्मी दौड़ी मतलब उसके घर में आ जाती थी। सारे ग्रह जो नवग्रह है, वो शांत हो जाते थे। जैसे मतलब कल हमने थोड़ा राशि नक्षत्रों के विषय में बात किया, तो सारे जो ग्रह है, वो एकादश भाव में मतलब वास करते थे और ये प्रत्यक्ष रूप में देखा गया है। तो आजकल ये सब मतलब नहीं हो रहा है, इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपको पहले मतलब लकड़ी को बंद कर दिया गया। घर-घर में मतलब गैस आपको मतलब पहले बाँटा गया। ये सब एक षड्यंत्र है, आप चाहे मानिए या ना मानिए। तो आपको पहले मुफ़्त में दे करके आपको आलसी बनाया जा रहा है कि आप ये सब मतलब आप अपना काम-धंधा छोड़ो। पहले मतलब ये समझाया गया कि ये जो चावल आप बना रहे, धान बना रहे मतलब या तो गेहूँ की खेती कर रहे, तिल की खेती, सब्जियों की खेती कर रहे, इसमें यदि यूरिया नहीं डालेंगे तो आपका उपजा बढ़ेगा नहीं। तो आपको लगा कि हाँ, वो डाल रहे हैं तो उसमें उपजा आ रही है तो मैं भी मतलब उपजा बढ़ाने के लिए, अपने शस्यों को बढ़ाने के लिए मैं भी डालूँ। तो आपने भी डाला। तो बाद में उन्होंने कहा कि आप जो बिहन रखते हैं मतलब बीज रखते हैं, वो बीज से नहीं होगा। हम आपको बीज देंगे और उसी बीज से आपको मतलब खेती करनी है, तब जाके आपका अधिक उपजा होगी। तो आपने क्या किया, आपने अपने पास में बीज भी नहीं रखा अगले साल के लिए। सारे के सारे मतलब जो बीज है वो बेच दिया आपने। फिर अगले साल बीज के लिए कहाँ दौड़े? मतलब आपको पहले-पहले आपको सस्ते में मतलब दे दिया गया या तो फ्री में दे दिया गया मुफ़्त में, क्योंकि आपको आलसी बनाना है, एक मतलब षड्यंत्र है आपको गुलाम बनाने के लिए। आप चाहे मानिए या ना मानिए, ये परम सत्य है। भले ये बात कोई मतलब बताता नहीं है, लेकिन कुछ लोग जानते हुए भी नहीं बताते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुःख की बात है।
इसीलिए हमारा भारत जो है पतन होता जा रहा है। तो हमें एक एक बात को पीछे मतलब समझना चाहिए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए, वो हमें फ्री में क्यों दे रहे हैं। तो अभी जो मतलब हम भी यहाँ पे जैसे गोविंद भाई, अरुण भाई, दीपक भाई, हरजिंदर भाई सब मतलब यहाँ पे दे रहे, फ्री में आपको चिकित्सा दे रहे, फ्री में उपाय दे रहे। तो आप लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि ये लोग फ्री में क्यों दे रहे, मुफ्त में क्यों दे रहे। इनके मन में भी कोई लालच है क्या? सत्यवान आके डेढ़ डेढ़ घंटा यहाँ पे मतलब मुफ्त में समय मतलब दे रहा है, तो इसमें भी मतलब कुछ है क्या? ये आप लोगों को मतलब समझना चाहिए। ऐसा इसलिए समझना चाहिए जिससे कि आपको कौन राष्ट्रभक्त है, कौन राष्ट्रद्रोही है, और कौन राष्ट्र समाज के लिए काम कर रहा है, और कौन राष्ट्र को तोड़ने के लिए काम कर रहा है, इसका आपको अंतर समझ में आएगा, और इसका कोई रहस्य नहीं है। तो पहले जो मतलब उपल से खाना बनाते थे, तो वो उपल से खाना बनाते बनाते यदि आप उसका खाना भी भोजन करते, तो आप लिख कर रख लीजिए, बराबर, कभी भी आपके जीवन में बवासीर की समस्या ही नहीं होगी। ये कितने अच्छे की बात है कि आपने केवल गोबर की उपल से केवल भोजन ही बनाया, और वो भोजन आपने सेवन किया, तो आपको जीवन में कभी बवासीर की समस्या नहीं होगी, गुद्दा की कभी समस्या नहीं होगी। ये कितनी बढ़िया बात है। परंतु हमें जैसे गैस आपको फ्री दे दिया गया, वो फ्री नहीं दिया गया, फ्री में आपको बवासीर की रोग भी भेंट दिया गया कि ये लो हमारी ओर से उपहार, कि तुम्हें आज नहीं तो कल तुम्हारे घर में बवासीर का रोग होने वाला है, हमारी ओर से इसको लीजिए, और अपने घर में, आपके घर में जितने सदस्य हैं, सभी सदस्यों को इसको मिल बांट करके उपभोग करिए। और उसको जब आपको दर्द होने लगे, तो आहा ओहो करके हॉस्पिटल में जाइए, और चीरा लगाइए, फाड़ लीजिए, ऑपरेशन कराइए, फिर जय हॉस्पिटल, जय मतलब मेडिकल साइंस, जय एलोपैथिक चिकित्सा, एलोपैथी मतलब पद्धति, ये कह करके अपने आप को कृतकृत मानिए। ये होती है हमारे मतलब भारत के, ये समाज का षड्यंत्र है। आप इसको मतलब मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो भगवान राम आपका भला करे, और मैं उसके विषय में कुछ नहीं कर सकता। ये तो हो गया गवायर वेद के विषय में। अभी मैं एक योग बताने जा रहा हूँ, जिसका जो जिक्र है मतलब बताया गया है, पुस्तक का ग्रंथ का नाम है वंगसेन संहिता। तो वंगसेन संहिता में वंगसेन आचार्य कहते हैं कि जो गोमय जो होता है, गोमय यानी कि गोबर, उसका भस्म बना लीजिए। और भस्म बना करके, भस्म बनाने का अर्थ है कि उसमें जितना वजन है उसका दशांश, दशांश यानी कि उसका मतलब मान लीजिए कि कोई उपल 100 ग्राम का है, तो उसमें मतलब पूरा सुखा लीजिए धूप में, पूरा कड़ी धूप में सुखा लीजिए। परंतु मिट्टी नीचे नहीं सुखाना चाहिए, उसको दीवार पे सुखाना चाहिए। आप गांव में कभी गए होंगे तो देखे होंगे, ऐसा गोबर लेकर के ऐसा छाड़ते फेंकते हैं दीवार पे, तो दीवार पे चिपक जाता है, और वो दीवार पे ही सूख जाता है। वो कितना बढ़िया मतलब मतलब हमारी कला है। इसमें क्या वैज्ञानिकता है? वैज्ञानिकता इसमें है कि उसमें जो मतलब नकारात्मक शक्ति है वो धरती से उत्पन्न होती है, धरती से मिलती है। तो गोबर यदि आपने गोमय को धरती पे सुखाया, तो कोई भी मतलब गोबर हो, आपने इसको मतलब छत पे भी सुखाए, तो भी उसमें धरती का नकारात्मक ऊपर ही आएगा। परंतु दीवार पे चिपकाएंगे तो उसमें नकारात्मक शक्ति नहीं जुटेगी, क्योंकि नकारात्मक शक्ति जो है केवल धरती से 12 अंगुल ऊपर ही मतलब उड़ाती है। ये आपको समझना चाहिए, 12 अंगुल। और केवल वर्षा ऋतु में वो 1 हाथ ऊंचाई तक, 1 हाथ या तो 1.5 हाथ, यानी कि आप 2 से 2.5 फुट ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि आजकल आजकल तो फीट का हिसाब चल रहा है, सबको समझ में आ रहा है। तो ये जो 2 से 2.5 फुट जो धरती से नीचे है, वो वर्षा ऋतु में है, तो वो नकारात्मक जो शक्ति है उसमें आ जाएगा। इसीलिए तो वर्षा ऋतु में जो नीचे जितने सारे उगे हुए सब्जियां है उसको खाने के लिए मना किया गया है, क्योंकि उससे आपका नकारात्मक शक्ति भी मतलब आपके मन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और आप बीमार भी मतलब गिरेंगे। जैसे मतलब आयुर्वेद में कहा गया कि 5 प्रकार की पवित्रता होनी चाहिए, तो पवित्रता नष्ट हो जाती है, और पवित्रता नष्ट हो जाती है तो आपका रंजक पित्त विकृत हो जाता है। रंजक पित्त विकृत हो जाता है तो फिर आपका रंजक पित्त कहाँ कहाँ होता है ना, रंजक ये यकृत, प्लीहा और आमाशय। तो आप दावे के साथ में देखिए इसका मैच हो रहा है कि नहीं। आजकल जो एलोपैथी वाले बोल रहे हैं, मेडिकल साइंस, कि बरसात के मौसम में ही सबको लिवर खराब होती है, बरसात के मौसम में ही सबका प्लीहा बिगड़ती है, बरसात के मौसम में ही सबको डायरिया होती है। भैया क्यों होती है? वो तो उसका रहस्य तो बता दो। तो उसका उत्तर उनके पास है ही नहीं। ऐसा इसलिए नहीं है उसका, उनका उत्तर इसका उत्तर इसलिए नहीं है क्योंकि वो वैज्ञानिक है ही नहीं, सारे के सारे चोर है, धर्मी है, विधर्मी है। सबके मतलब यहाँ से कॉपी पेस्ट करके लिखे, और उसका मतलब मूल तत्व को छोड़ दिया बाहर, मतलब जड़ को छोड़ दिया, हमको केवल पत्ती पकड़ा रहे कि ये तुम पत्ती पकड़ लो। ये मतलब ये बात हो गया, जो बोलते हैं ना, तुम आम खाओ, आम मतलब गुठली गिनने की क्या जरूरत है, बाग देखने की क्या जरूरत है, पेड़ गिनने की क्या जरूरत है। ये जो कहावत है ना, ये ऐसा ही नहीं मतलब कहावत मतलब कह दिया गया। इसीलिए कहा गया है कि हमारे कहावतों को उन्होंने अपना मतलब बुद्धि बना दिया, हथियार बना लिया, और हमारे ऊपर ही प्रयोग करके हमें मूर्ख बना रहे हैं, और हम अच्छे से मूर्ख बन भी रहे हैं। इसीलिए मूर्ख बन रहे हैं क्योंकि हमने अपने शास्त्रों को कभी पढ़ा ही नहीं, और पढ़ने का कभी प्रयास भी नहीं किया। ये दिक्कत है।
तो आचार्य वंशन जी कहते हैं कि जो गोमय है, गोबर है, उसको आपने दीवार पे चिपका करके उसको सुखा लीजिए। फिर उसको जितना वज़न होगा उसका 10वाँ हिस्सा, यानी कि 100 ग्राम यदि उपल है तो 10 ग्राम देसी गाय का घी लीजिए। ये जर्सी गाय का घी या तो भैंस का घी या तो उसमें ये जो मतलब मिलता है डेयरी में या तो कंपनी में जो बनाते हैं बटर ऑयल, वो उसका उपयोग मत करिए। केवल देसी गाय का शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए। तो उसको डाल करके उसको क्या करिए घर पे उसको जला दीजिए। तो पूरा जब जल करके पूरी तरह से भस्म बन जाएगा, उसको भंगसेन आचार्य जी ने और आयुर्वेद में इसको गोमय भस्म के नाम से उसका संज्ञा दिया है, नाम दिया गोमय भस्म। और इसी गोमय भस्म को आप डिब्बी में भर के रख लीजिए, काँच के शीशी में। जिस किसी को भी बवासीर की समस्या होगी, 4 महीने तक इसमें से आधा तोला यानी कि आप 6 ग्राम पकड़ लीजिए, 5 ग्राम, 6 ग्राम यानी कि 1 चम्मच पकड़ लीजिए, 1 चाय की चम्मच। उसको सादा पानी में यानी कि मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ मतलब कलश का पानी के साथ में 1 गिलास पानी में उसको घोल करके सुबह में खाली पेट और शाम को खाली पेट केवल 4 महीने तक इसी का सेवन करिए। तो देखेंगे जिनको मतलब खुजली होती है, दर्द होती है, खून रक्त गिरता है बवासीर में या तो बवासीर के मस्से मतलब अच्छे नहीं हो रहे, वो पूरी तरह से जो है वो पूरा साफ हो जाता है। कितना बढ़िया बात है हमारे मतलब वैज्ञानिक में। मतलब कम पैसे में ही नहीं मतलब बिल्कुल पैसा भी नहीं है। आप बोलेंगे कि मैं गरीब व्यक्ति हूँ, अभी घी नहीं मिल रहा है, मैं कहाँ से लाऊँ? तो भैया घी मत डालो, ऐसे ही जला दो, क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने एक मतलब किसी गाँव वाले को मतलब बोला था, वो लगभग 58-59 साल की मतलब महिला थी। और उनके मतलब सारे के सारे मतलब थोड़ा दुर्घटना में चले गए थे। वो केवल उनका नातिन थी और वो थी, मतलब नानी और नातिन, वो दोनों थे। तो मतलब नानी को मतलब ये बवासीर का हो गया था। ये बात बता रहा हूँ 2017 की बात है। तो तब मैं मतलब पतंजलि चिकित्सालय में था कार्यरत, मतलब अभी भी हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं हूँ। तो पतंजलि चिकित्सालय में कार्यरत था, तो वहाँ पे वो आई महिला, तो मैंने क्योंकि हर किसी को हम पूछते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति मतलब कैसी है? आपके घर में, परिवार में कैसी है? बराबर? ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, तो आपको विश्वास है कि हाँ, इसमें सच में ऐसा काम होता है। तो मैंने पूछा कि आपके घर में कौन-कौन है? तो माता जो है, वो नानी उनकी रोने लगी। बोले मेरे घर में कोई नहीं है, मतलब मेरी एक बेटी थी और वो बेटी और दामाद का एक्सीडेंट हो गया और दोनों चले गए और मेरे इनका जो मतलब नाना जी है वो तो कब से कब 30 साल पहले ही वो चले गए हैं। अभी मतलब नहीं है, ये एक छोटी बच्ची है, ये 5-6 साल की, इसको लेकर के मैं बड़े कष्ट से चल रही हूँ। बोले फिर आपको गुज़ारा कैसे हो रहा है? बोल रहे वो गाँव वाले कुछ-कुछ दे देते हैं, चावल-दाल ऐसा कुछ दे देते हैं, सब्जियाँ कुछ दे देते हैं। बोला फिर वो खाना बनाने के लिए आप गैस का चूल्हा? बोला गैस का चूल्हा हम नहीं लाते। वो हम गोबर मतलब लाते हैं, वो जो गाय में जो गाय का जो गोबर होता है वो चरने के लिए जाते हैं। तो हम उसका गोबर रख करके उपल बना के उसी से हम खाना बनाते हैं। बोला बस औषधि तो आपके ही घर में है। आप किस लिए औषधि मतलब यहाँ से लेने के लिए 120 किलोमीटर दूरी पे आए हैं? तो वो 120 किलोमीटर दूर से आई थी यहाँ हमारे पास। तो मैं बोला आपके पास ही घर में ही मतलब है औषधि। आप जब वो उपल से खाना बनाती है तो उसका भस्म का क्या करते हैं? बोले वो तो बर्तन मांजने के लिए वो हम उसका उपयोग करते हैं और दंत में मंजन करने के लिए उपयोग करते हैं। बोला वाह! बहुत अच्छी बात है। और वो 60 साल की मतलब आस-पास महिला थी। उनका एक भी दाँत उसमें मतलब कालापन नहीं था, पीलापन नहीं था और मतलब दुर्बलता नहीं थी। बहुत मतलब अच्छा था, मजबूत थी दाँतों में और दाँतों में चमक भी बहुत अच्छी थी। तो मैंने कहा वही जो मंजन करती है, उसी में से 1-1 चम्मच जो है आप सुबह-शाम उसको लेते रहिए। मतलब सादे पानी के साथ में। और आप उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसी से ठीक हो जाएगा, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल तक लेते रहे। तो वो मतलब मैं उनके गाँव में गया था किसी शादी में, ब्याह में, तो लगभग 2 ढाई साल के बाद में 2019 नहीं 2019 से पहले गया था। लगभग दशहरे के समय में, नवरात्रि का समय था। तो वो देख कर के दौड़ी आई, मतलब मंदिर में वो भोजन था, प्रसाद मतलब भोजन का व्यवस्था, तो वो आई, बोली कि आपने जो बताया वो मैं अभी भी ले रही हूँ और मेरा पेट इतना अच्छे से साफ हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ? बोला क्या बोला था? मैं भूल गया था, तो बोले कि आपने ऐसा-ऐसा बोला था गोबर का भस्म ऐसा। बोला अच्छा, अच्छा अभी भी ले रहे हैं? कितना साल हो गया? बोले मैं तो आपने जब से बताया मैं ले रही हूँ, मेरा बवासीर का तो कोई नामो-निशान नहीं है, चिन्ह नहीं है, वर्ण नहीं है, पूरी तरह से मेरा ठीक हो गया है और अभी भी लेती हूँ तो मेरा सुबह-शाम बहुत अच्छा से भूख लग जाती है और उसके साथ में मेरा घुटनों का दर्द था वो भी गायब हो गया और मुझे रात को कभी-कभी नींद आती नहीं थी, मतलब टूट जाती थी बीच-बीच में, वो भी ठीक हो गया। और एक बात बताऊँ मुझे चक्कर भी आती थी और मैंने आपको बताया नहीं था, मेरा चक्कर आना भी उसी से ठीक हो गया। बोला क्या बात है! एक गो में बस मतलब इतने सारे फ़ायदे मतलब मुझे तो इतना नहीं मालूम था कि वो चक्कर में भी काम करता है। तो चक्कर आने में भी वो ठीक हो गया था। तो ये कहने का अर्थ है कि किसी को भी बवासीर की मतलब यदि समस्या होती है, तो आपके घर में ही मतलब उसका औषधि बनाओ ना, उसको भोजन करो। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि किसी भी चीज़ को आपको फेंकना नहीं है।
ये आयुर्वेद चरक संहिता में मतलब कहा है, चरक जी ने कहा है, सुश्रुत जी ने कहा है कि किसी भी चीज को हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि यदि हम केले भी खाते हैं ना तो केले का छिलका भी हमारे लिए औषधि है। संतरा खाते हैं तो संतरे का छिलका भी हमारे लिए औषधि है। हम यदि कोई मतलब दिया जलाते हैं तो उसका धुआं भी हमारे लिए औषधि है, जो घर का धुआं होता है। तो कोई भी आप काम करेंगे तो वो औषधि होता है। हम कपड़े पहनते हैं, यदि वो टूट भी जाता है, मतलब कपड़ा फट भी जाता है, तो उसको आग लगा दो, उसका भस्म बना के रख लो। कहीं पे भी यदि किसी का दाद खाज खुजली घाव ये मतलब भरता नहीं है, तो उसको बस लगा दो, वो उससे भी मतलब ठीक हो जाता है। जो बोलते हैं कि मतलब ग्रीष्म ऋतु आ रहा है, वो उनाले के मौसम में, और हमारे जो गुप्तांग के पास, जांग के पास में वो पैंट शर्ट ऐसा पहनते हैं, जीन पैंट, तो वो छिल जाता है तो बड़ा कष्ट होता है, या तो बगल में छिल जाता है तो बड़ा कष्ट हो जाता है। तो मतलब मैं उन लोग को बोलता हूँ, आपके पास कोई पुराना फटा फटा कपड़ा है क्या? ना है ना, तो बस कोई सूती कपड़ा है कि कॉटन का है कि मतलब क्या है? बोले हाँ सभी प्रकार के है। तो उसको जला दो, उसका राख लगा दो, ठीक हो जाएगा। तो सच में उससे भी ठीक हो जाता है। तो इतने बहुत मतलब विज्ञान है हमारे आयुर्वेद में। तो ऐसा मतलब हमारा जो योग हो गया, तो एक सिद्ध योग हो गया। तो अभी हम मतलब इसके विषय में बताने लग जाऊं तो बहुत सारा बताऊंगा, परंतु हमारा जो लक्ष्य है उसके हम थोड़ा पीछे रह जाएंगे। तो अभी बिना विलंब के हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को मालूम है, रंजक पित्त के विषय में अभी चर्चा चल रही है। मुझे लगता है कि आप लोगों को बड़ा आनंद आ रहा होगा, क्योंकि मुझे बताते हुए तो बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैं मुझे ऐसा अवसर मिला है, सौभाग्य प्राप्त मिला है, और ऐसा मतलब मंच मिला है, आप लोगों का साथ मिल रहा है कि मैं आयुर्वेद का मुख्य मुख्य जो बातें हैं, जो उसके रहस्य है, उन रहस्यों को मैं आप लोगों के सामने उपस्थापना कर पा रहा हूँ। तो कितना बड़ा भाग्य होगा मेरे, मतलब ईश्वर ने मुझे जो चयन किया है, मैं ईश्वर का भी मतलब बहुत आभारी हूँ, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं मैंने किसी जन्म में क्या पुण्य किया होगा, इसलिए मुझे इतना अच्छा दायित्व मिला है। जो भी है, जो ऋषियों का ज्ञान है, मौलिक आयुर्वेद है, मैं एक एक बात है जो आपको सब आपके आप सबके समक्ष उपस्थापना कर पा रहा हूँ। तो आज का जो विषय है रंजक पित्त के विषय में, आज का भी बड़ा रोमांचकर मतलब विषय है। वो यह है कि रंजक पित्त का विटामिन के साथ में क्या संबंध है। आजकल मतलब हम लोग जाते हैं तो डॉक्टर लोग बोलते हैं ना, आपके मतलब हेमोग्लोबिन कम है तो आयरन की गोली ले लो, ये विटामिन बी के 12 की गोली ले लो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोली ले लो, ऐसा वो बताते हैं ना। आखिर ये विटामिन बी 12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन मतलब विटामिन आयरन, ये आखिर है क्या? इसको आज अच्छे से समझते हैं। एलोपैथी के आधार आधार पर नहीं, आयुर्वेद के आधार पर हम समझने का प्रयास करते हैं। तो बिना विलंब किए, क्योंकि 8:30 तो बज गए, बिना विलंब के हम आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि आमाशय श्रीम पितम रंजकम रसरंजनात्, ऐसा अष्टांग हृदय में बागभट्ट जी कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो हमारे आमाशय में जो आश्रित होकर के रहता है पित्त, यानी कि आमाशय आश्रयम पितम, मतलब आमाशय में जो आश्रित होकर के रंजक पित्त रहता है, वो रस को रंजन करता है। रस को रंजन यानी कि रस धातु का रंजन, यानी इसको कलर करता है, रंगीन करता है, इसीलिए इसका नाम रंजक पित्त है। ये हमने पहले भी चर्चा किया है। तो ये जो रस धातु का रक्त मतलब बनता है, तो रस धातु का जो कुछ अंश है, वो रंजक पित्त की सहायता से ही रक्त धातु बनता है। तो रस धातु, आप लोगों के मन में ये भी उठता होगा कि रस धातु ही रक्त होता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। रस धातु का कुछ अंश बनता है रक्त धातु। ये आप मतलब समझ लीजिएगा। मतलब मुझे तो कोई आज तक मतलब ऐसे प्रश्न करते मुझे देखा नहीं है, परंतु जहां मुझे लगता है कि हाँ मुझे शंका हो रही है, तो लोगों को भी आज नहीं तो कल शंका हो गया होगा, मतलब हो रहा होगा। जैसे राजीव भाई ने बहुत का से मतलब बहुत तरह के कुछ कुछ जो सूत्र है, कौशल है, देश के विषय में, अन्य अन्य विषयों में उन्होंने कह दिया, परंतु आज वो जीवित नहीं है। तो लोग भी कुछ मतलब अभी भी कुछ कुछ मतलब लोगों के मन में कुछ कुछ शंका है कि ऐसा उन्होंने कहा है, कैसे होगा? कि मतलब जैसे हमारे मन में भी मतलब कभी शंका हुआ था, उन्होंने कहा था कि जो देश बंटवारा हुआ है, वो बंटवारा नहीं है, स्थाना मतलब हस्तांतर किया गया है। और इसके लिए जवाहरलाल नेहरू जी का मेरे पास 50,000 डॉक्यूमेंट है। तो हमने भी मतलब शंका मतलब थोड़ा व्यक्त किया, शंका नहीं, मतलब 50,000 डॉक्यूमेंट कैसे किया होगा, मतलब गिना कैसे 50,000 डॉक्यूमेंट, मतलब कैसे किया, ये विषय में मतलब थोड़ा हमारे भी मतलब मन में प्रश्न चिन्ह आया था, शंका नहीं, मतलब प्रश्न चिन्ह आया था। तो हो सकता है कल हम ना रहे इस संसार में, तो ये रिकॉर्ड किसी ने मतलब सुना होगा, तो इसके मन में भी मतलब ये मन में शंका या तो प्रश्न आता होगा कि रस धातु ही रक्त धातु है। वास्तविकता में फिर आगे जाएंगे, जब रक्त धातु के विषय में चर्चा करेंगे, तो आप लोगों के मन में ये आएगा कि रंजक पित्त में आपने बताया रस धातु रक्त धातु बनता है, रंजक पित्त उसको रस को रक्त बनाता है, और आप अभी बता रहे हैं कि रक्त धातु रस धातु दोनों अलग अलग है। फिर ये कैसे मतलब बात हुई? तो आपके मन में उस समय भी प्रश्न आना स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य है तो प्रश्न तो आएगा ही। क्योंकि मनुष्य जो है ना, उसको प्रत्यक्ष रूप देखने से ही वो विश्वास करता है। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि जब तक आप अपने दोनों आंखों से ना देख लो, चाहे माता कहे, पिता कहे, गुरु कहे, कोई भी कहे,
उनको आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। तो जब तक आपको मतलब प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होगा, तो आप मतलब मेरी बातों पर भी विश्वास मत करिए। केवल आप उसको अनुभव करिए, अनुभव करने के बाद में ही उसको मतलब मानिए कि हाँ, ये आयुर्वेद में है। तो आयुर्वेद का बात सत्य मतलब 100% सत्य है, परम सत्य है, ये समझिए। तो रस धातु का कुछ अंश, आप बोलेंगे कुछ अंश मतलब कितना? वो ऐसा नहीं है कि कितना अंश मतलब किसका होता है, क्योंकि वो उसके अग्नि के ऊपर, उसका बल के ऊपर, उसका भोजन के ऊपर, उसके मन के विचार के ऊपर और उसके आचरण के ऊपर, वो कर्म के ऊपर और वो दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, परिचर्या, जीवनचर्या कैसी है, उसके ऊपर आधारित वो निर्णय होती है। और ये निर्णय जो है पाचक पित्त करता है, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि पाचक पित्त जो है वो आमाशय में स्थित होता है और आमाशय में ये रंजक पित्त जाकर रहता है, मतलब उसका निजी घर नहीं है। मतलब वो मतलब निजी घर है, मतलब इतना जैसे आप कहीं पे मतलब रेंट पे रह रहे, भाड़े पे रह रहे, तो आप भाड़े तो दे रहे हैं हर महीने, परंतु वो आपका अपना थोड़ी है। परंतु आपको मतलब आप अपने हिसाब से आप चलते हैं, मतलब अपना जीवन गुजारते हैं, आपका कोई भी मेहमान आता है, कोई भी मतलब सब कुछ आप अपना सारा कार्य जो है आप अपने भाड़े में रहे हुए घर में घर से करते हैं, ये बात सही है। परंतु किसी को भी आप बोलते हैं तो हाँ, ये मेरा मतलब एड्रेस है, आप लिख लो और मुझे ये मतलब मुझे ये सामान भेजो, या तो आप अमेज़न में भी, फ्लिपकार्ट में ऑर्डर देते हैं, तो वो एड्रेस देते भी है। परंतु वो केयर ऑफ में मतलब किसका नाम लेते हैं? तो घर मालिक का नाम रहता है, जिसका घर है, जिसके नाम से वो, उनका नाम मतलब देना पड़ता है। ठीक उसी तरह जो है आमाशय जो है पाचक पित्त का निजी घर है और रंजक पित्त जो है वहां पे भाड़े से रहता है, ऐसा समझिए। और भाड़ा क्या चुकाता है? वो भाड़ा चुकाता है, उसका पित्त देता है, जो पित्त जो श्राप होता है वो पित्त देता है, रंजक पित्त। तो जिस जब मतलब उसका पित्त श्राप नहीं होता, फिर रंजक पित्त के लिए पाचक पित्त के पास में मतलब आमाशय में ठहरने के लिए उसको कोई जगह नहीं है। कि तुमने भाड़ा नहीं दिया और तुम्हारा डिपॉजिट एडवांस था इतना, और तुम्हारा एडवांस को मतलब यदि मान लीजिए कहीं पे कोई 3,000 में भाड़े में रहता है, उसका 10,000 है या मतलब 12,000 उसका एडवांस है, तो 4 महीने तक हो गया भाई, तुम्हारा एडवांस जो दिया था वो 4 महीने का पूरा हो गया, अब तुम चले जाओ, अभी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तो यही काम होता है पाचक पित्त रंजक पित्त का। मतलब मैं ये सब उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। हाँ, हमारे शरीर में ही ऐसा होता है, जिसके कारण कहा गया है यत पिंड तत् ब्रह्मांड है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। ये तो हम जब ध्यान के विषय में, आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में चर्चा करेंगे, तो उससे मतलब एक एक बात को तत्व के मतलब साथ में देखेंगे कि पिंड में क्या है और ब्रह्मांड में क्या है। तब तो आप लोगों को बड़ा मजा आएगा, अरे बाप रे, ऐसा भी है क्या, मतलब इतना मतलब सारा ज्ञान है आयुर्वेद में। सारा का सारा ज्ञान आयुर्वेद में भरा पड़ा है। परंतु मैं अब लोग जब मतलब हम बताते हैं तो किसी को विश्वास नहीं होता है। अरे ये क्या भी मतलब कुछ भी बड़ा मतलब बड़बड़ाता रहता है, गांजा खा करके मतलब भांग पी करके आए के मतलब बोलता होगा, ऐसा लगता होगा, परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं है। तो जो है मतलब जो भाड़ा देता है, मतलब रंजक पित्त किसको देता है? पाचक पित्त को भाड़ा देता है। और क्या भाड़ा देता है? और देता है मतलब पित्त से मतलब अपना रंजक पित्त को वो देता है। ये आपको मतलब समझना चाहिए। तो वहां पे रंजक पित्त देने के बाद में उसका जितना मतलब उसका भोजन है, चर्या पंचक है या तो उसका आचरण है, उसके आधार पर निश्चित होता है और निश्चित करता है पाचक पित्त कि तुमने ऐसा किया, ये खाया और ऐसे तुमने मतलब सुबह में उठा और मतलब रात को तुम देर से मतलब सोए या तो जल्दी सोए, इसीलिए तुम्हारा इतना रस धातु का मतलब तुमने जो भोजन किया है उसमें से इतना प्रतिशत ही वो आपका मतलब भोजन पचेगा और इतना प्रतिशत से ही आपका रस धातु बनेगा, बराबर। और रस धातु में से इतना प्रतिशत आपका रक्त धातु बनेगा, मतलब उसको रस धातु को रंगीन किया जाएगा, मतलब कलर किया जाएगा, रंग लगाया जाएगा। ये निर्णय करता है पाचक पित्त। अभी आप लोग बोलेंगे ये कैसे मतलब बात है? तो ऐसा है, अभी मतलब मैं कुछ थोड़ा हिंट दे देता हूँ, मतलब कुछ क्लू दे देता हूँ, क्योंकि अभी तो पाचक पित्त का विषय में नहीं है। फिर भी आप लोगों को केवल समझाने के लिए, समझने के लिए मैं केवल संक्षेप में बता देता हूँ। तो मान लीजिए कि आपने देर रात भोजन किया 11-12 बजे और आपने 1 बजे 2 बजे सोए, और सुबह में आप देखेंगे तो आपका जो भोजन है वो थोड़ी पच रहा होगा, नहीं पचेगा। सुबह में आपका पेट साफ अच्छे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो पाचक पित्त मतलब आपका दायित्व को मतलब समझा ही नहीं है। जैसे कोई मतलब आवारागर्दी करता है, कोई बेटा, कोई पुत्र कन्या करते हैं, तो माँ बाप उसको समझाते हैं कि पुत्र या तो पुत्री के है बेटा, ये सब गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको 1 दिन समझाएंगे, 2 दिन समझाएंगे, 10 दिन समझाएंगे, महीना समझाएंगे, 1 साल तक समझाएंगे। बाद में उनको पता चलेगा अरे हमारा बेटा तो नालायक ही है, उसको समझाने से अब क्या होगा? हमने मतलब पिछले पिछले जन्म में कुछ पाप कर्म किए थे, जिसके लिए ऐसा मतलब कपूत मतलब कुपुत हमें पत्र प्राप्त हुआ है। तो फिर उसके विषय में सोचना ही छोड़ देते हैं, केवल अपने मनोमन में दुखी होने लगते हैं कि हमारे भाग्य में ऐसा था, अभी उसके भाग्य में जो होगा, उसके कर्म में जो होगा वो लिखा होगा वो होगा।
तो इसको फिर वो छोड़ देते हैं, वो कुछ करते नहीं है। तो पाचक पित्त भी आपको मतलब पहले थोड़ा मतलब ये चेतावनी देता है कि आप जब मतलब देर से भोजन करते हैं या तो कुछ होता है, तो क्या होता है कि आपका धीरे-धीरे जो है आपको मतलब खाना पचता नहीं है, पेट में से गुड़-गुड़ की आवाज़ आने लगती है, आपको पेट अच्छे से साफ होने लगता नहीं होता है और आपको भूख भी नहीं लगती है सुबह में। फिर भी आप क्या करते हैं दोपहर में, अरे मेरा टाइम हो गया है, मुझे मतलब खाना खाना है, मतलब सुबह में और ऑफ़िस जाना है, ये करना है, मुझे वहाँ जाना है, दौड़-धाम करना है, फिर मुझे खाने का वक़्त नहीं मिलेगा। चलो जो भी है, 1-2 रोटी दे दो मैं खा लेता हूँ। मतलब जो 5 रोटी खाते थे वो 1-2 रोटी पे आ गए। मतलब खा कर के जाना ही जाना है, परंतु आपका पाचक पित्त ने कह दिया था कि आपको अभी भोजन मुँह में ठूँसना नहीं है, क्योंकि ये मतलब कोई गंताघर नहीं है, मतलब गंताघर यानी कि कोई डस्टबिन नहीं है, कोई कचरा मतलब पेटी कचरा नहीं है कि उसमें आप मतलब ठूँसते जाओ, ठूँसते जाओ। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके कारण जो है ना पाचक पित्त उसको समझाता है, फिर उसको फिर धीरे-धीरे चेतावनी देता है, तो उसका पेट फूला हुआ रहता है, फिर उसका धीरे-धीरे ऊपर मतलब डकार आने लगता है, फिर उसके आँखों में जलन होने लगती है, सीने में जलन होती है, तो वो वगैरह-वगैरह वो तो आप लोगों को मालूम है कि एसिडिटी होता है तो क्या-क्या होता है। तो तो सारा का सारा जो एक-एक करके वो लक्षण हमें वो बताते रहता है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तुम अभी भी समय है, सुधर जाओ, अभी भी समय है, सुधर जाओ, परंतु कोई सुधरने का नाम ही नहीं रहता है। तो बाद में फिर दिक्कत हो जाती है। फिर बाद में पित्ताशय में पथरी होती है, तो बाद में पित्ताशय यानी कि गॉलब्लैडर को निकालना पड़ता है। फिर लिवर खराब होता है, लिवर फिर मतलब सोरियासिस होता है, किडनी फेल्योर हो जाता है, हार्ट फेल्योर होता है, ब्रेन फेल्योर हो जाता है, फिर मतलब बीपी, डायबिटीज़ ये सब होने लगता है। फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब मेरा गलती कहाँ हुआ है। तो ये गलती इसलिए यहाँ पे हुआ है कि सबसे पहले आपने अपना रंजक पित्त के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि रंजक पित्त जब विकृत हो जाता है तो हमारा पाचक पित्त भी विकृत होने लगता है। ये आपको मतलब समझना चाहिए। तो रंजक पित्त के विषय में ऐसा कहा गया है कि रक्त धातु का तो रस धातु के कुछ अंश को ही मतलब ये रंजक पित्त की सहायता से रक्त धातु को वो बनाता है। और रंजक पित्त के कार्य के संबंध में ऐसा कहा गया है निर्माण विधि के संबंध में या तो चरक जी ने, सुश्रुत जी ने, चरक जी ने भी थोड़े शब्दों में कहा और सुश्रुत जी ने थोड़ा इसको मतलब विस्तार रूप से मतलब कहा है कि ये रसात एव स्त्रिया रक्तम रजः संग प्रवर्तते। मतलब जिनका रंजक पित्त विकृत हो गया है, उनका जो है वो माहवारी ठीक से नहीं आती है। ऐसा कहा गया है कि माहवारी 28 दिन और 6 घंटे में मतलब फिर से खुल करके आना चाहिए। मतलब 28 दिन 6 घंटे। यदि जिस महिला का 28 दिन 6 घंटे में हर बार मतलब माहवारी आती है, तो समझ लेना चाहिए कि उसका रंजक पित्त सही से काम कर रहा है। लिवर उसका बिल्कुल सही है, उसका जो गर्भाशय है, डिंबाशय है, पक्वाशय है, वो बिल्कुल सही है। आपको सोनोग्राफी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल मतलब स्वस्थ हो। मतलब आपका बिल्कुल मतलब स्वास्थ्य है, ऐसा मतलब कहना मतलब सुश्रुत जी बताते हैं। तो ये जो हमारा मतलब बीज कोष है या तो जो रजो कोष है मतलब जो रजस्राव हो रहा है, ये भी मतलब रंजक पित्त के आधार पर ही होता है। तो रंजक पित्त जिनका विकृत हो जाता है, तो उनको फिर ठीक से मासिक धर्म मतलब नहीं आती है। तो रंजक पित्त के स्थान में सुश्रुत संहिता में मतलब ऐसा कहा गया है कि यकृत और प्लीहा जो चाहते हैं कि मतलब मेरा सदा सही रहे, ठीक रहे, तो उनको अपना रंजक पित्त को बड़े ध्यान से संभाल करके रखना चाहिए। जैसे हम कोई जन्मजात शिशु को जब मतलब गोद में लेते हैं, हाथ में पकड़ते हैं, तो कितना मतलब बड़े ध्यान से रहते हैं। नहीं तो फिर उसका जो मतलब गला है, जो सिर है, वो लुढ़क-लुढ़क के फिर मतलब वो गला नीचे हो जाएगा तो श्वास रुद्ध होकर के उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो बाद में लेकिन जब उसका 5-6 महीना हो जाता है, तो फिर उसको बगल में मतलब दोनों बाहों को पकड़ करके हम उसको आसमान में ऊपर उठा करके भी उछल-उछल करके भी पकड़ लेते हैं, मतलब गोद में लेते हैं। परंतु जब जन्मजात शिशु होता है तो उसको मतलब सर को वे मतलब एक हाथ में सर को मतलब पकड़ते हैं और एक हाथ से कमर को पकड़ करके उसको ऐसा पकड़ते हैं। इतना मतलब ध्यान से पकड़ना होता है। तो रंजक पित्त को भी आपको उतने ही ध्यान से संभल करके अपने शरीर में मतलब धारण करना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा कि आपका मतलब ऐसा कहना तो नहीं उचित होगा, परंतु यही वास्तविकता सत्य है कि आपका भी मतलब मृत्यु होना निश्चित है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर ऐसा सुश्रुत जी मतलब कहते हैं कि जब गर्भ काल में गर्भ शिशु के जो रक्त निर्माण जो स्थल होता है, वो यकृत और प्लीहा ही होता है। क्योंकि आपने मतलब ऐसा कहा होगा सुना भी होगा एलोपैथी मॉडर्न साइंस में कि हमारे मतलब ये बोन मैरो होता है और वहाँ से हमारा खून बनता है। ऐसा भाई तुम लोग मतलब ऐसा मेडिकल साइंस को क्यों पता चला? कैसे पता चला? तो उसके विषय में किसी ने भी मतलब शंका मतलब प्रकट नहीं किया। किसी ने भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया कि भैया आप लोगों को पता कैसे चला कि हमारे बोन मैरो से रक्त मतलब बनता है? और रक्त में देखेंगे मतलब मैंने एक बार मतलब जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान के मतलब एक लेक्चर मतलब अध्यापिका थी हाँ, अध्यापिका थी। उनसे मतलब मैंने एक बार मतलब
किसी दावत में मतलब विवाह के समारोह में भेंट हुई थी, तो ऐसा चर्चा चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि हमारा मतलब मॉडर्न साइंस जो है इतना तरक्की कर लिया, इतना विकास कर लिया, ऐसा-वैसा। तो मैंने कर दिया, क्या खाक विकास क्या है? सारे के सारे तो विनाश की ओर गति कर रहे हैं, विकास कहाँ हो रहा है? तो आप जिसको विकास की ओर समझ रहे हो, वो तो सारे के सारे मूर्ख होने की कगार पर है। मतलब कौन सबसे ज़्यादा मूर्ख बनेगा? मतलब मूर्ख बनने का मतलब नंबर 1 मूर्ख कौन बनेगा? मतलब जितना प्रतिशत मार्क मतलब लेके आएँगे और जिसके पास बड़ा-बड़ा डिग्री होगा, वो सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ और सबसे श्रेष्ठ, सर्वोत्तम मूर्ख कहलाएगा। इसीलिए मतलब सारे के सारे ना पबड़ा-पबड़ी करके, उठा-पड़ी करके सारे के सारे दौड़ रहे हैं कि मुझे मतलब नंबर 1 मूर्ख बनना है। मैं भारत में नंबर 1 मूर्ख मुझे कहलाना है। इसीलिए खाली पबड़ा-पबड़ी करके सारे दौड़ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है, उसके हाथ में कुछ लगता नहीं है। तो उनको बुरा लग गया, बोला आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? बोला सही बात तो कह रहा हूँ, मतलब मैंने गलत क्या कह दिया? बोले कि मतलब ये मतलब जो हीमोग्लोबिन है, इतना सब टेस्ट हो रहा है, सीबीसी टेस्ट है, मालूम है? बोला हाँ, मालूम है। हमने थोड़ा बहुत जाना है, आप तो बाकी मॉडर्न साइंस पढ़ाती है, तो आप बताइए। बोले कि हमारा मतलब ऐसा है, वैसा है। बोला सबसे पहले आप इतना बता दीजिए, ये जो हीमोग्लोबिन की बात की आपने, तो हीमो और ग्लोबिन 2 और चीज़ें होती है, इसके लिए आपने उसको हीमोग्लोबिन नाम दे दिया गया। ये तो ग्रीक देश की भाषा है, इसका भारत में मतलब भाषा क्या है? अंग्रेजी तो इंग्लैंड का भाषा है। इंग्लैंड का भाषा से उसको बताइए ना। तो उनका पहली बार उनका जो दोनों मतलब ओठ है, ओष्ठ है, मतलब जो लिप्स है, वो बंद हो गए। बंद हो ताला लग गया, यानी कि वो चुप ही हो गए, नीरव हो गए। फिर मैंने बोला, "अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको तो साइंस आता है ना?" बोले, "हाँ, आता है।" "अच्छा बोन मैरो कहाँ है मुझे बताइए?" मतलब मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, वो सारा का सारा तर्क युक्ति बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी मतलब आज नहीं तो कल, किसी ना किसी के साथ में ऐसा बहस करने का अवसर मिलेगा ही मिलेगा। और सारे के सारे खड़े हैं आपको उँगली उठा करके प्रश्न करने के लिए। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब मतलब कोई विषय में जानना हो तो पूरी तरह से जान लीजिए, जिससे कि आपको मतलब कोई भी प्रश्न ना कर सके। यदि प्रश्न किया तो आपके पास उसका उत्तर जो पहले से मतलब उपस्थित होना चाहिए, जिससे कि आपको आयुर्वेद का ध्वजा फहराने में कोई दिक्कत ही ना हो, कोई मतलब संकोच ही ना हो और आपके मत में अपने मन को छोटा नहीं समझना चाहिए, दुर्बल नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं इसको कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ, जो है वो सत्य बता रहा हूँ। तो मैंने उनको पूछा, "अच्छा बोन मैरो कहाँ होता है मुझे ज़रा बताइए?" तो बोले कि हमारे कमर के पास में, पीछे भाग में, दाहिनी तरफ होता है। बोला चलो बहुत बढ़िया। अरे ये मतलब हमारा रक्त वहाँ पे बनता है। चलो ठीक है। तो हमारे पूरे शरीर में कैसे जाता है? वो रक्त दौड़ता कैसे? क्योंकि हमारा कोई गला काट देता है तो इतना सारा रक्त मतलब बहता है और कोई मतलब आँख से भी मतलब कभी-कभी खून गिरने लगता है, रक्त गिरने लगता है और किसी का मतलब चोट लग जाता है सर में तो भी मतलब रक्त गिरने लगता है। तो ऐसा कैसे होता है? बोला वो तो रक्त जाता रहता है, मतलब बहता रहता है। बोला तो मैंने पूछा वो कोई नदी का जल है क्या? झरना है वो बहता रहता है? बोले नहीं, नहीं वो चलता रहता है, वो नस नाड़ियों में बहता रहता है, चलता रहता है, उसको बहना कहते हैं। बोला अच्छा, अच्छा नस नाड़ियों में वो चलता रहता है, बहता रहता है। चलो अच्छी बात है। अच्छा इसमें बताइए रक्त में क्या-क्या है? तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि 90% वाटर है और क्या है इसलिए तो वो पतला है। बोला बहुत बढ़िया, मेरे तो आपने मतलब मेरे और मतलब सहज कर दिया, सरल कर दिया। बोले कैसे? बोला उसमें 90% वाटर है, 90% जल है, आपने कहा अपने मुँह से। बोला मैंने थोड़ी कहा है, वो तो मॉडर्न साइंस बता रहा है, हम उसको पढ़ रहे हैं। बोला हाँ, आप उसी को अनुमोदन करती है ना? बोले हाँ, करती तो हूँ। बोला अच्छा उसमें 90% जल है और जल का गुण-धर्म क्या है बताएँगे ज़रा मुझे? बोले जल का गुण-धर्म क्या होता है? वो उसके विषय में हमें नहीं मालूम। अच्छा आप कभी वाटरफॉल देखने गए झरना? बोले हाँ, गए ना, हम तो मतलब बहुत बार जाते हैं, जब भी हमको छुट्टी मिलती है, कोई ना कोई वाटरफॉल देखने जाते हैं, झरना देखने जाते हैं। तो झरना कहाँ से नीचे से ऊपर जाती है कि ऊपर से नीचे आती है? बोले वो नीचे से ऊपर कैसे जाएगी? वो तो पानी है तो भारी रहता है, नीचे ही जाएगी ना। बोला हाँ, जो नीचे जाती है ना, केवल झरना ही मतलब झरना का पानी नीचे नहीं आती है। आप पानी को कहीं पे भी रख दिए, वो जहाँ भी नीचे होगा ना, वो वहाँ पे बहती हो जाएगी। नीचे की ओर ही जाएगी, वो खिसकेगी। बोला हाँ, वो तो है। तो उन्होंने कहा कि इसी को जल का गुणधर्म कहा जाता है, बराबर? जैसे कोई भीख मंगा है, भिखारी है, आप उसको मतलब किसी को उसको यदि धनी भी कर दो, अमीर भी बना दो, तो उसका अपना गुणधर्म भीख माँगना कभी नहीं छोड़ेगा। मतलब किसी को भी मतलब कोई भी आए ना तो भीख माँगेगा ही माँगेगा क्योंकि उसका गुण है, धर्म है, उसका वो आदत स्वभाव हो गया है। तो जल का अपना निजी गुण धर्म है, स्वभाव है कि वो नीचे की ओर ही बहेगा, वो कभी ऊपर की ओर नहीं बह सकता। बोले हाँ, वो तो है। तो मैं बोला अभी एक बात बताइए, जब उसमें 90% जल है तो रक्त ऊपर की ओर कैसे बहता है? क्योंकि तो कमर में मतलब होता है तो वो नीचे की ओर जाना चाहिए ना, फिर ऊपर की ओर कैसे उड़ता है? बोले ये तो इसका तो नहीं मालूम मुझे इसका क्या रहस्य है। लेकिन हाँ, ऐसा लगता है कि कभी हम मतलब कोई पानी भरते हैं तो उसमें फिर मतलब वो जैसे हम पानी से टंकी को मान पानी चढ़ाते हैं, तो जब टंकी को पानी चढ़ता है तो ऊपर की ओर उड़ता है, धीरे-धीरे उड़ता है ना, तो ऐसे भी मतलब वो होता है, ऊपर की ओर उड़ता है। बोला हाँ, आपने तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा मतलब बोला है। तो आपने मतलब एक गलती और कर दी। ना कैसे? आपने उदाहरण तो दिया लेकिन सही उदाहरण नहीं दिया, गलत उदाहरण दे दिया। जैसे कि हमारा मतलब योनि द्वार है स्त्रियों का
और मतलब परिश्रम मतलब जो मूत्र द्वार है, और पुरुषों का भी मतलब मूत्र द्वार है और मल द्वार भी है, बराबर। तो मूत्र द्वार और मल द्वार ये भी जो मतलब है, यदि हम टांकी के माध्यम से मतलब टांकी का आपने उदाहरण दिया, यदि ऊपर उड़ता भी होगा तो फिर रक्त तो इधर से मतलब निकल जाना चाहिए था, फिर वो ऊपर की ओर कैसे मतलब उड़ता है, जैसे कि हम ठीक उसी तरह जिसको मतलब यदि और उधर मतलब मान लीजिए कि वो एक दो बार ही मतलब जाते हैं दिन में, या तो 6 से 8 बार जाते हैं पेशाब के लिए, वो नहीं जाता है तो कोई बात नहीं। हम तो सांस तो लेते हैं ना नाक से, तो नाक से तो बाहर आ जाना चाहिए था, मुंह से बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन वो तो नहीं आ रहा है, तो इसका क्या मतलब दिक्कत है, अभी इसका मुझे रहस्य बताइए। और आप मतलब क्योंकि सर में भी तो मतलब रक्त होता ही होता है, तो इसका मुझे रहस्य बता दीजिए, तो मैं मान लूंगा कि आपका मॉडर्न साइंस सही है। तो फिर वो उनके पास कोई उत्तर था ही नहीं, तो वो फिर मतलब चुप ही रह गए। तो बोले कि मतलब इसका क्या रहस्य आपके पास है क्या? बोला हाँ है ना। तो बोले मतलब बताओ। बोला एक दिन में थोड़ी बता सकता हूँ, उसको तो मतलब 100 जन्म भी लेंगे तो कम पड़ेगा आयुर्वेद को समझने के लिए। और इसके लिए आपने मतलब अपने कपाल में लिख करके नहीं आए धाता से, जो मतलब ये कहा जाता है ना कि विधाता ने मेरे कपाल में लिखा है, मेरे भाग्य लिखा है। तो आप सबसे पहले जब अगले जन्म में मतलब जाएंगे, जब ये शरीर छोड़ करके, तो विधाता से निवेदन करिएगा कि हे विधाता, जब अगली बार जब मुझे जन्म दे ना, तो मेरे कपाल में ये लिखना कि मैं आयुर्वेद को जन्म से ही पढूं। बचपन से बाल्यावस्था से मैं केवल आयुर्वेद को पढूं, और आयुर्वेद को पढूं ही नहीं, उसको समझो और धारण करो और उसका प्रचार प्रसार करो। तो विधाता आपके ऊपर थोड़ा दया करके तो आपके कपाल में भाग्य में मतलब लिख देगा, तो जिससे कि आपको धीरे 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 सब समझ में आएगा। बाकी आपने अभी इस जन्म में लिखा नहीं है, लिख करके विधाता ने आए नहीं है, तो आपको मतलब ये समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा बहुत चिढ़ गई, फिर बाद में उठ के चली गई। तो मतलब कहने का अर्थ ये कि हमारा जो रंजक पित्त के मतलब आधार से बनता है, मतलब ये प्लीहा रंजक से रंजक पित्त से मतलब रक्त बनता है बोन मैरो के माध्यम से। वो ऐसा इसलिए उन्होंने मॉडर्न साइंस ने कहा है कि जब मतलब गर्भावस्था में, जब गर्भ काल में मतलब गर्भस्थ शिशु जो माँ की कोख में होता है, तो माँ के नाभि से बच्चे के नाभि तक एक नली होती है, नली यानी कि नाड़ी का, नली का, या तो अंग्रेजी में पाइप जो बोलते हैं, वो एक नाभि का एक नाल वहां पे होता है, नाल होता है। तो माँ जो भी कुछ खाती है उससे वो रस बनता है, रस से फिर रक्त बनती है, और रक्त ही उसमें से मतलब जाता है, रस धातु, रक्त धातु, और थोड़ा थोड़ा शुक्र धातु भी उसमें मतलब जाता है, ये आप मतलब समझ लीजिए। और उसमें प्राण वायु भी जाती है, प्राण वायु, व्यान वायु, सारे के सारे जो 500 प्रकार के वायु है, 500 प्रकार के वायु भी उसमें मतलब मिल करके जाते हैं, ये आपको मतलब समझ लीजिए। और ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हमारा शरीर रचना के विषय में चर्चा होगी, शरीर रचना के विषय में तो आचार्य सुश्रुत जी ने बहुत अच्छे से समझाया है, बारीकी से समझाया है, परंतु उन्होंने भी उसको भी मतलब सूत्र के रूप में ही लिखा है। आप यदि उसको पूरा पढ़ लेंगे तो ऐसा मतलब पूरा समझने में मतलब कभी कभी दिक्कत हो जाएगी। परंतु आप चिंता मत करिए, वो भी मतलब हमारे गुरु की कृपा से, परमात्मा के आशीर्वाद से, आप लोगों के स्नेह से, प्यार से, वो सब हमारा चर्चा रहेगा। अभी पहले ये शरीर क्रिया तो समझ पूरा संपन्न होने दीजिए, फिर उसके बाद में भी हम चर्चा करेंगे कि एक एक अंग हमारे कैसे बने, कौन से महीने में बने, और मतलब किस प्रकार से बने, वो सब चर्चा का मतलब जो विषय है हम चर्चा करेंगे। तो जब ये मॉडर्न साइंस को इसीलिए पता चला कि देखेंगे, क्योंकि मतलब वो बताते नहीं है, लेकिन वो आपसे परीक्षण कराते रहते हैं, और उसका परीक्षण का जो खर्चा है वो आपसे ही लेते हैं। अब वो आप बोलेंगे कि हमने थोड़ी बताया कि हमारे मतलब बोन मैरो से रक्त बनता है, ये हमने थोड़ी बताया है, तो आप लोगों ने ही तो बताया है। ये आप मतलब बोलेंगे कि कैसे बताया? तो जब आप मतलब कोई प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, तो उनको पहले डॉक्टर बोल देते हैं, और डॉक्टर लोगों को बताया जाता है कि तुम मतलब तुम्हारे पास कोई गर्भवती महिला है, तो उनको बोलना तुम जाके सोनोग्राफी करा के मुझे रिपोर्ट लेकर आओ, फिर हम मतलब आपको बताएंगे। और ये हर 3 महीने में डॉक्टर लोगों की ट्रेनिंग होती है, मतलब ट्रेनिंग में ये सब बताया जाता है कि अभी तुम्हारे पास ये रोगी आए, इस रोग का मरीज आए, रोगी आए, तो तुम्हें ये टेस्ट करने के लिए भेजना है, और रिपोर्ट में ये आएगा तो तुम्हें ये औषधि देनी है, और इसी कंपनी की औषधि देनी है, और ऐसा देना है, वैसा देना है, ये करना है, वैसा करना है। उनको हर 3 महीने में कुछ ना कुछ उनका ट्रेनिंग होता ही होता है। किसी किसी का 6 6 महीने में ट्रेनिंग होता है, परंतु ट्रेनिंग होता ही होता है। आप ये ध्यान में रख लीजिए। गांव के तरफ में एक साल के एक हर एक साल में एक बार ट्रेनिंग होती है। जो गांव में मतलब जो होते हैं, छोटे छोटे गांव में जो होते हैं डॉक्टर लोग, उनका भी मतलब एक साल में एक बार ट्रेनिंग होता है। और जो छोटे छोटे कस्बा में, शहर में जो डॉक्टर लोग होते हैं, उनका 6 महीने में एक बार ट्रेनिंग होता है। जो राजधानियों में होते हैं, जैसे हमारा राजधानी भुवनेश्वर है उड़ीसा का, और तो जैसे भारत का राजधानी दिल्ली है,
तो जिस जिस राज्य का जो राजधानी होता है, तो राजधानी में जितने सारे डॉक्टर लोग मतलब प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, वो प्रैक्टिशनर है, वो डॉक्टर नहीं है। केवल उनको हमको मूर्ख बनाने के लिए कह दिया गया कि ये डॉक्टर है। परंतु वो उनको मतलब देखेंगे तो बोलेंगे कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रैक्टिस कर रहा हूँ मतलब मैं अभ्यास कर रहा हूँ, मैं अभ्यासगत हूँ या तो अभ्यासरत हूँ। मतलब ऐसा मान लीजिए कि कोई मतलब दौड़ में मतलब चल रहा है, दौड़ का मतलब रेस चल रहा है, और यहाँ पे बताया कि इतना किलोमीटर आने के बाद में आपका जो है ये संपन्न हो गया, आपका जो एम है मतलब टारगेट है ये फुलफिल हो गया और आप जीत जाएंगे। परंतु आप ये बोलेंगे मैं नहीं, मैं पहुंचा नहीं, मैं दौड़ रहा हूँ। तो दौड़ रहा हूँ मतलब आप जीते थोड़ी है, आप दौड़ रहे हैं। जब आप वहां पे पहुंचेंगे तो आप जीतेंगे। तो जितने सारे डॉक्टर लोग हैं वो सारे के सारे क्या बोलते हैं, मैं प्रैक्टिशनर हूँ। आप इस बात को समझिए, मतलब प्रैक्टिशनर यानी कि वो अभ्यास कर रहे हैं, वो डॉक्टर नहीं है। परंतु आप लोगों को झूठ बोला गया और आप लोगों के उनके मतलब मायाजाल में फंसते गए। यही मतलब दिक्कत है कि हमको मतलब एक-एक शब्द समझने में नहीं आता है, क्योंकि हमको मतलब अंग्रेजी बोलने में गौरव आता है। परंतु यदि बोल देंगे कि मैं अभ्यास कर रहा हूँ, तो अरे या तो अभ्यास कर रहा है, इसको इसके पास क्या जाना है? तो उनके पास कोई नहीं जाएगा। परंतु यदि बोल देंगे तो ये प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर बहुत अच्छा प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर है। अच्छा, अच्छा ये प्रैक्टिशनर डॉक्टर है? अच्छा, 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 स्पेशलिस्ट है? चलो, 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 चलो। कितना रुपया मतलब इसका मतलब फीस है? ₹1000 फीस है। तो वहाँ पे हम जाते-जाते हैं। तो वो ऐसे ही जो है सबसे पहले सोनोग्राफी के लिए ज़बरदस्ती मतलब भेजा गया कि तीसरे महीने में सोनोग्राफी कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, 5वें महीने में अल्ट्रासाउंड कराना है, 7वें महीने में अल्ट्रासाउंड कराना है, फिर डिलीवरी से पहले आपको अल्ट्रासाउंड कराना है। मतलब एक-एक बच्चे मतलब एक बच्चे के लिए 4-4 बार अल्ट्रासाउंड करने के लिए उन्होंने आपको ज़बरदस्त कर दिया, मतलब मजबूरी विवश कर दिया कि आपको करना ही करना है। तो ये मतलब बोलेंगे अच्छा इसका करने का क्या फ़ायदा है? अरे मतलब बच्चा कैसा है ये पता कैसे चलेगा? ये तो करना ही पड़ेगा। फिर मतलब तो लोगों ने उसको मतलब मान लिया। पहले-पहले जब आया, तो ये बताया गया कि मतलब ये दहेज चल रहा है पूरे भारत भर में, हमारे देश में, और यदि आप लोग चाहते हैं कि मतलब आपको लड़का है या लड़की जान करके आप लड़कियों को मतलब मार सकते हो, दबा सकते हो, और लड़का हो तो बच्चे को जन्म दे सकते हो। तो फिर वो एक प्रकार से गोरख धंधा चला, और लड़की है कि लड़का है बताने के लिए मैं ₹10,000 लूँगा। तो फिर भी लोगों ने मतलब उसको बताया हाँ, कोई बात नहीं डॉक्टर जी ले लीजिए, और मतलब 10,000 यहाँ पे खर्चा कर देंगे तो अच्छा है। नहीं तो फिर उसको मतलब 5-5 लाख रुपया, 4-4 लाख रुपया, 10-10 लाख रुपया खर्चा करना होगा उसके शादी में। ये मतलब ऐसा लोगों के मतलब मन में मतलब विकृत मानसिकता मतलब भर दिया गया। विकृत विकार मतलब भर दिया गया, विकृत विचार हमारे मन में भर दिया गया, और ये लोगों ने जानबूझ करके मतलब भरा है। उनको मालूम है कि हम कैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, किस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो ये हमारे झांसे में आएँगे, और ये मतलब बाध्य हो जाएँगे कि जाकर के ये टेस्ट कराएँगे। तो ये जैसे ही आप लोगों ने आप केवल आप अकेले नहीं है, पूरे भारत भर में, पूरे भारतवर्ष में जितने लोगों ने सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड किया, वो सारा का सारा रिपोर्ट कहाँ गया? डब्ल्यूएचओ के पास गया। हाँ, आप लोग बोलेंगे कि राजीव भाई सारे के सारे डॉक्यूमेंट देते थे, आप भी दीजिए। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट तो नहीं है, परंतु ये वास्तविकता है। आप चाहे मतलब मानिए या ना मानिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। परंतु यही सत्य है और यही वास्तविकता है। आपको मतलब चाहे मानना है ना मानना, ये आपके मन के ऊपर निर्भर करता है। यदि मान गए, तो आप उधर गए, मतलब उभर गए। यदि नहीं माने, तो आपके साथ-साथ अगले पीढ़ी को भी आप मतलब ले डूबेंगे। ये मतलब इतना निश्चित है, सुनिश्चित है। तो उन्होंने जैसे मतलब सारा का सारा रिपोर्ट जो है वहाँ पे दर्ज कराया गया, तो वहाँ पे रिपोर्ट का एक तरह से मायना किया गया कि अच्छा इसके रिपोर्ट में ये कितने महीने का था? ये अच्छा ये इतने महीने का था। अच्छा उसका हीमोग्लोबिन कितना था? सीबीसी रिपोर्ट कितना था? कैसा था? और उसका मतलब एलएफटी, केएफटी कैसा था? और उसका सोनोग्राफी में क्या रिपोर्ट आया? अच्छा ये आया है। तो रक्त मतलब उसका कैसे बनता है, उसका वीडियो पूरा वो देखने लगे। तो एक-एक करके जब बारीकी से आधा-आधा घंटा जब देखने लगे हर किसी का रिपोर्ट में, तो उनको पता चला अच्छा ये जो कमर के पास में हर किसी का एक जैसा रिपोर्ट आ रहा है। तो ये कमर के पास मतलब है क्या इसको? इसको विषय में थोड़ा मतलब और थोड़ा जोर लगाओ। तो उनको समझने के लिए 12 साल लग गए। ये आपको समझने के लिए मतलब थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि बोन मैरो से खून बनता है, और ये बात उनको मतलब मतलब कहने के लिए, साबित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए उनको 12 साल लग गए। मतलब मेडिकल साइंस को, और किस तरह माध्यम से? और ये केवल सोनोग्राफी के माध्यम से, केवल अल्ट्रासाउंड के माध्यम से। और उससे पहले तो उनके पास था नहीं, तो वो ऐसे ऊपर-ऊपर से बोलते थे। मतलब उनके पास कोई जवाब नहीं था। जैसे ही मतलब उन्होंने अल्ट्रासाउंड करके 12 साल के बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, हमने मतलब इतने सालों से हमने देखा, ये किया, वो किया, और इतने सारे टेस्ट किए, हमने इतना सर्वे किया, अनुसंधान किया, गवेषणा किया, तो सब में यही रिपोर्ट आ रहा था, यही सही है। तो उन्होंने फिर उसको मतलब सही मतलब टिक कर दिया कि हाँ, यही मतलब सही है। तो उन्होंने मतलब कहा कि बोन मैरो से हमारा खून बनता है। लेकिन ये बात उन्होंने मतलब भूल गए कि उन्होंने केवल गर्भस्थ शिशु का अल्ट्रासाउंड किया था। वो गर्भस्थ मतलब जो माँ है,
माँ का अल्ट्रासाउंड नहीं किया था। और बाकी आप मतलब यदि पुरुषों का किया जाता है तो उसमें क्या आता है, लिवर, किडनी, प्रोस्टेट, यही तो मतलब आता है इसमें। मतलब आपका क्या क्या है पेट में, अपेंडिसाइट, अपेंडिक्स, यही मतलब सब आता है। स्टोमक कैसा है यही आता है, गॉल ब्लैडर कैसा है यही आता है। परंतु बोन मैरो से मतलब खून बनता है, ये तो वीडियो उनको मतलब दिखाई नहीं देता। और बोन बोन मैरो से मतलब ये होता नहीं है। ये मतलब आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि बोन मैरो जो है ना उसको मेद धातु के नाम से जाना जाता है। मेद धातु, जब हम सातों धातु के विषय में चर्चा करेंगे तो उसमें हम जानेंगे मेद धातु का क्या क्या काम है और वो कैसे क्या काम करता है, और उसमें सच में रक्त बनता है या नहीं बनता है, उस विषय में तो हम उस समय चर्चा करेंगे। आज तो उसका चर्चा का विषय नहीं है। परंतु यही उन्होंने गलती कर दी कि केवल गर्भस्थ शिशु के ऊपर चर्चा करके, मतलब सोनोग्राफी करके उन्होंने ये एक मतलब कर दिया आधा अधूरा ज्ञान। पूर्णतः ज्ञान नहीं है, संपन्न नहीं है, विपन्न है। और आयुर्वेद में यदि मतलब यदि विपन्न कहा गया है यदि आध्यात्म से, आयुर्वेद के आधार पर, तो यदि हम कोश ग्रंथ व्याकरण शास्त्र को देखते हैं तो व्याकरण शास्त्र में विपन्न का अर्थ होता है दरिद्र। जिसको कभी एक बार खाना खाने को मिला तो दूसरे दिन उसको खाना खिलाने को मिलेगा कि नहीं उसको पता नहीं, तो उसको विपन्न यानी कि दरिद्र कहा जाता है। कि वो दरिद्र है बेचारा, इसके लिए उसको खाने के लिए भी मतलब लाले पड़े हुए हैं। तो उसको यदि मतलब हम कहेंगे कि नहीं तो अमीर है, खाने को नहीं मिल रहा है, तो वो उपवास कर रहा है, व्रत कर रहा है, वो ध्यान कर रहा है, तप कर रहा है, ऐसा कहना थोड़ी उचित होगा। उसको खाना इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उसके पास खाना बनाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, भोजन के साधन नहीं है, इसलिए उसको खाने को नहीं मिल रहा है। तो यही मतलब सच जो है, इसको मतलब हमको थोड़ा घुमा फिरा के बोला गया कि हमारे भारत में मतलब उपवास करते हैं तो ये भी उपवास करता होगा। तो ऐसा मतलब किसी ने कह दिया तो हमने उसको मान लिया। तो विपन्न जो उनका जो मेडिकल साइंस है वो सारा का सारा जो ज्ञान है विपन्न है। विपन्न का अर्थ होता है दरिद्रता। मतलब वो सारा का सारा जो है ना उसको यदि कोई पढ़ेगा तो वो भी दरिद्रता ही मतलब मारे, वो मारा जाएगा। तो ठीक उसी तरह जो है रक्त के निर्माण है, मतलब निर्माण जो होता है, जितने सारे जो मतलब बाह्य तत्व जो मतलब भाग लेते हैं उसमें, तो उसको रस धातु में विलय के रूप में मतलब उपस्थित होता है। तो इसका अर्थ ये है, जो रस धातु का मतलब रस धातु में विलय होता है बाह्य तत्व में। तो बाह्य तत्व यानी कि जिसको अभी कोरोना के समय में मतलब बड़ा मतलब उठा पड़ी हुआ था, टकरा टक मतलब बकरी हुआ था कि हम ऐसा थेरेपी मतलब निकालेंगे कि कोरोना पूरा भाग जाएगा, मतलब पूरा गायब हो जाएगा, छूमंतर हो जाएगा। तो कैसे? हमने मतलब जो कोरोना मतलब जिनको हुआ है, हमने वहां से प्लाज्मा उन्हें मतलब कलेक्ट कर दिया है। तो उन्होंने प्लाज्मा जो नाम दिया है ना, वो रस धातु के अंतर्गत एक विलय रूप से एक मतलब पित्त ही है, रंजक पित्त ही है, जिसको आयुर्वेद में मतलब रंजक पित्त का मतलब इसको ही मतलब मॉडर्न साइंस में प्लाज्मा नाम दिया गया है। ये आप मतलब समझ लीजिए। तो उन्होंने प्लाज्मा का बड़ा मतलब जिक्र किया था। सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था। और माननीय इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि वो मुख्यमंत्री जो पद है वो कोई भी बैठे वो माननीय ही होते हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, छोटा बच्चा हो, कोई स्त्री हो, जो भी हो, क्योंकि वो पद को मतलब नमस्कार करना चाहिए। आप किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं करना है, उसके जो पद है, जो उसका जो कुर्सी है, उस कुर्सी को मतलब नमस्कार करना चाहिए। और वो कुर्सी जो माननीय है, इसलिए दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये मतलब कहा था कि हमने प्लाज्मा मतलब थेरेपी से हम मतलब सबको ठीक कर सकते हैं। तो बात अलग है कि वो हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग मतलब सब जानते हैं, उस विषय में मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। तो यदि मतलब हम देखेंगे तो ये जो प्लाज्मा जो होता है ना, ये विलय रूप से मतलब वहीं पे होता है, मतलब रक्त के जहाँ पे निर्माण होता है यानी कि आमाशय में, वहीं पे प्लाज्मा का मतलब वास होता है। हाँ, ये बात है कि रक्त जैसे हमारे मतलब आमाशय में बनता है परंतु पूरे शरीर में फैलता है। तो रक्त हम लेते हैं सैंपल तो कहीं हाथ से भी ले लेते हैं। तो मतलब पैर से मतलब पैर के पास में भी हम ले सकते हैं कि कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पूरे शरीर में भी हमारा रक्त धातु विलयमान होता है। ठीक उसी तरह हमारा रंजक पित्त भी जो है, हमारे केवल आमाशय में ही मतलब नहीं होता, पूरे शरीर में भी वो विराजमान होता है, जिसको हम प्लाज्मा कह सकते हैं। ठीक उसी तरह जो रक्त का जो रक्त वर्ण जो मतलब उसमें है, जिसको लोहित कोशिका, रक्त लोहित कोशिका मतलब नाम से सुश्रुत संहिता में कहा गया है। लोहित कोशिका अर्थ है जिसको हम मतलब कहते हैं कि रेड सेल्स, हम ऐसा उसको मतलब कह सकते हैं रेड सेल्स करके, जैसे मतलब मॉडर्न साइंस के आधार पर बोलते हैं ये रेड सेल्स है। तो ये जो रेड सेल्स यानी कि लोहित कोशिका है, यही हेमोग्लोबिन मतलब करता है, यानी कि हेमोग्लोबिन के कारण है, ऐसा वो लोग बताते हैं। परंतु आयुर्वेद के आधार पर देखेंगे तो लोहित कोशिका के कारण हेमोग्लोबिन है, ऐसा हम मतलब समझना चाहिए। तो जो उसका जो मतलब हेमोग्लोबिन के जो निर्माण में क्या मतलब है, मुख्य सहायक जो होता है ना, उसमें विटामिन बी 12, आयरन, प्रोटीन, ये और बी कॉम्प्लेक्स होता है। या तो बी का विटामिन बी 1, बी 2, बी 12 से लेकर के बी कॉम्प्लेक्स, जितने सारे मतलब बी के विटामिन होते हैं ना, आयरन और प्रोटीन, ये सारे के सारे उसमें हेमोग्लोबिन को बनाने में काम करते हैं, मतलब साथ देते हैं, यानी कि सहायक होते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो अभी आप समझिए कि जिनका मतलब हेमोग्लोबिन कम होता है, कम आया है, आप उनका देखेंगे ना,
तो उनका विटामिन भी मतलब बी कॉम्प्लेक्स जो कम आएगा, और प्रोटीन भी उनकी मात्रा में मतलब कम होगी, और आयरन की मात्रा में भी मतलब कम होगा। क्योंकि जिनका भी मतलब हेमोग्लोबिन कम होता है, मॉडर्न साइंस के आधार पर विटामिन बी 12 देंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देंगे, आयरन की गोली देंगे, प्रोटीन की मतलब गोली देंगे, प्रोटीन का सिरप लिख देंगे कि तुम इसको खाओ तो तुम्हारे शरीर में खून बनने लगेगा। तो परंतु लोग भी मतलब बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, मुझे टॉनिक दिया है। और हमारे भारतवर्ष के लोग इतने मूर्ख है कि बताने में भी मतलब कभी-कभी मुझे मतलब थोड़ा शंका होने लगती है कि क्या बताएं, कितना समझाएं, कि ये लोग तो मतलब मानने वाले है नहीं, समझने वाले है नहीं। तो परंतु यही वास्तविकता है कि लोग मतलब जब डॉक्टर के पास में आते हैं, मॉडर्न साइंस के पास जाकर के, और बोलते हैं अंग्रेजी पढ़नी नहीं, ऐसे बुजुर्ग लोग मतलब जिन्होंने कभी पाठशाला में कदम चरण ही नहीं पकड़ा, मतलब चरण ही नहीं रखा, थोया नहीं मतलब थापा नहीं, वो लोग भी बोलते हैं कि नहीं, डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने मतलब आयरन की गोली दिया है, और विटामिन की गोली दिया है, और टॉनिक दिया है, और मतलब खून बढ़ाने के लिए मतलब कोई ये सिरप दिया है, प्रोटीन दिया है। मतलब मैं भी मतलब उन लोगों को पूछता हूँ कभी कभी कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? बोले पढ़ाई हमने कभी मतलब पाठशाला गए ही नहीं। तो बोला पाठशाला गए नहीं तो फिर ये अंग्रेजी शब्द आपके मुंह से कैसे निकलते? वो डॉक्टर ने बोला ना, मैं तुम्हें प्रोटीन लिख देता हूँ, आयरन लिख देता हूँ, और ये विटामिन लिख देता हूँ, गोली लिख देता हूँ। तो उन्होंने मतलब बताया मुझे, तो मुझे पता चला। तो ये इसका षड्यंत्र को समझे कि वो बताते आपके दिमाग में वो घर कर गए। जैसे टीवी में दिखाते, ये जो मतलब विज्ञापन का मतलब जो कीड़ा है आपके मतलब सर में घुस गया। और आयुर्वेद में चरक जी ने कहा है कि जब सर में कीड़ा मतलब घुस जाए ना, तो उसका मतलब दिमाग जो है खराब हो जाता है। यदि आपको मतलब विश्वास नहीं होता, तो चरक संहिता के सिर रोग में प्रकरण में पढ़िए। उसमें चरक जी ने क्या कहा है कि जिसके शरीर में मतलब सिर में मतलब कीड़ा घुस जाता है ना, कुटी मतलब कीट या तो कृमि, तो उसका जो मस्तिष्क है वो पूरा विकृत होने लगता है, और उसको फिर मतलब स्मरण शक्ति नहीं रह जाता। और इसी यही कारण है कि आजकल किसी का भी स्मरण शक्ति नहीं है, क्योंकि सबके दिमाग में कीड़ा घुस गया है। अरे किसका कीड़ा? ये साइंस, मॉडर्न साइंस का कीड़ा घुस गया है, और टीवी विज्ञापन का कीड़ा घुस गया है, मोबाइल लैपटॉप का कीड़ा घुस गया है। सारा का सारा जो मतलब विकृत ज्ञान है, वो विज्ञान नहीं है, अज्ञान है। विकृत जो अज्ञान जो कीड़ा घुस गया है ना, इसके लिए सारा मतलब सभी लोगों का दिमाग जो है मतलब पूरा एकदम खराब हो गया है, खराब करके रख दिया है उन लोगों ने। तो यदि भी आप लोगों ने मतलब नहीं सुना, मतलब नहीं समझा, या तो नहीं मतलब यदि उसको सावधानी बरते, तो फिर आपको रक्षा करने वाला, आपको बचाने वाला कोई भगवान अवतार लेकर नहीं आने वाले हैं। इतना ध्यान में रखिएगा। और जैसे आप टीवी में देखते हैं कि राम अवतार आ जाते हैं, कि श्री कृष्ण आ जाते हैं, आपकी रक्षा कर देते हैं। वो सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में होता है। अभी कलयुग में नहीं होने वाला है, ये ध्यान में रखिएगा। अभी 28वां कलयुग चल रहा है, और ऐसा कहा गया है कि इसके बाद में और 22 कलयुग आने वाला है, 22 सत्ययुग, 22 त्रेता युग, 22 द्वापर युग, 22 कलयुग। तो 50वें कलयुग जब चलेगा ना, तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। इसीलिए आप अभी से मतलब ये समझिए मत कि अभी कल्कि भगवान आएंगे और मतलब ऐसा घोड़े पे चढ़ेंगे, 12 हाथ का तलवार लेके आएंगे, जैसे मतलब ये कुछ कुछ यूट्यूब चैनल वालों ने मतलब बता दिया सबको। तो ऐसा करके मतलब हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये केवल मतलब आप अंधेरे में मतलब भटक रहे हैं। जैसे अंधेरे में दिशा का कोई पता नहीं चलता, दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता, मतलब काल का कोई ज्ञान नहीं होता अंधेरे में। जैसे मतलब हम रात में सोते हैं तो पता ही नहीं चलता कि मतलब सुबह कब हो गया। तो अंधेरे में दिशा का ज्ञान नहीं होता, काल का ज्ञान नहीं होता, वस्तु का ज्ञान नहीं होता, कुछ भी ज्ञान नहीं होता। हाँ, परंतु एक चीज का ज्ञान होता है, एक मतलब का ज्ञान होता है, वो है परमात्मा का ज्ञान। हो सकता है, होता नहीं है, हो सकता है, यदि आपने प्रयास किया तो। ठीक उसी तरह ये जो आपके मतलब जो शरीर में जो हेमोग्लोबिन बनते हैं, या तो विटामिन जो बनते हैं, और प्रोटीन जो बनते हैं, आयरन बनते हैं, ये केवल रंजक पित्त के कारण से ही बनते हैं। यदि आपने रंजक पित्त को ठीक कर दिया, तो आपका लिवर ठीक होगा, प्लीहा ठीक होगा, पेट का गड़बड़ी नहीं रहेगा। मतलब आपको सुबह में पेट मतलब साफ करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जो लोग बोलते हैं ना कि मेरा सुबह में पेट साफ होता नहीं है, शाम को पेट साफ होता नहीं, कोई कोई लोग बोलते हैं मेरा सुबह में दिन में एक ही बार पेट साफ होता है, सुबह में। जैसे ही मतलब मैं लेटरिन में जाऊँ, कम से कम 10 मिनट बैठ जाऊँ, तो मेरा पेट अच्छे से साफ हो जाता है। तो मैं पूछता हूँ कि दिन में कितने बार होता है? अरे सुबह में मेरा एक ही बार में पूरा पेट साफ हो जाता है। तो मैं उनको पूछता हूँ दिन में कितने बार भोजन करते हो? तो बोलते हैं कि दिन में 3 बार भोजन करता हूँ। तो एक बार जाने से क्या होगा? एक बार से जाने से थोड़ी होगा। जैसे मतलब कोई चाय का केटली है, आपने मतलब केटली में मतलब पानी भरा, और उसने मतलब चाय भरा उसमें आपने, तो उसमें आधा भर दिया एक बार में, और आपने चाय केवल एक ही बार निकाला, और उसमें आप 2 बार और भरते गए, तो उसमें फिर मतलब कि जो केटली का जो चाय है वो ऊपर ही आएगा। वो उधर खुला है तो ऊपर आ जाता है। ये तो पूरा पैक ही पैक है, तो क्या होगा? ये सारे शरीर में आपका मल जमा होने लगेगा, फिर आम बनेगी। आम से फिर विभिन्न प्रकार के मतलब जो धातुगत रोग है, दोषगत रोग है,
सन्निपात जो मतलब जो गत रोग है, वो सारे के सारे रोग आपके शरीर में धीरे धीरे वो ग्रसित हो जाएगी। इसीलिए अभी भी समय है, अपना रंजक पित्त के विषय में जाने। सारे विटामिन बी के मतलब जो औषधियां है, उसको घर से बाहर फेंक दीजिए कचरे में, उसका कोई जरूरत नहीं है। आयरन की गोली की कोई जरूरत नहीं है आपको। प्रोटीन की कोई जरूरत नहीं है, टॉनिक की कोई जरूरत नहीं है। जो बोलते हैं ना मैं कमजोर हो गया हूँ, मुझे तो कोई टॉनिक दे दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपका जो भोजन है वो पहले पचने तो दीजिए। पहले भोजन पचेगा तो उसी से आपका खून बनेगा, उसी से आपका विटामिन बनेगा। विटामिन के लिए कोई अलग से गोली लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी तो काफी समय हो गया है, तो मैं अपने व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ। बाकी और भी मतलब कुछ है, वो मैं हम कल चर्चा करेंगे इस विषय में। तो आज कितना, आज छठा भाग, षष्ठ भाग हुआ, तो इसका सप्तम भाग हम विस्तार से कल चर्चा करेंगे। तो मैं अपने व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ। यदि मतलब समय तो हो गया है, फिर भी 5 मिनट ले लेते हैं कि यदि किसी के मन में कोई शंका हो, प्रश्न हो, तो कृपया प्रकट मतलब रखिएगा। और फिर दीपक भाई से अनुरोध है, शांति पाठ करके फिर मुझे विदा करिएगा। बस जी, वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम, राम राम। बस जी, राम राम। ये पूछ रहा था मैं, जैसे हीमोग्लोबिन, जो दो 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 शब्द बताए आपने, तो इनका अर्थ तो बताइए। ये जो हेमो और ग्लोबिन, इसके विषय में पूछ रहे हैं। हाँ। हाँ, मैं इसका मतलब रहस्य है ना, चलिए ना इसके विषय में कल चर्चा करते हैं, क्योंकि अभी हमारा संपन्न कहाँ हुआ है। नहीं नहीं, वो तो सही है, पर मैं समझ रहा कहीं बताते बताते व्यक्ति दूसरी जगह पहुंच गए हो, कहीं रह गया हो, ये पूछ रहा नहीं नहीं, मैंने कोई दूसरी जगह नहीं पहुंचा है। मैं सही था। मतलब दिशा में जा रहा हूँ। मैंने एक भी विषय, एक भी शब्द नहीं छोड़ा है। आप मतलब निश्चिंत रहिए। नहीं, क्योंकि बोल रहे थे ना, जैसे हेलो। उस बताने वाली बात बीच हेलो में। भाई जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि यदि हम सुबह में एक बार ना खाना खाएं और रात में एक बार खाना खाएं तो सही रहेगा? हाँ, ये जो आपने भोजन के विषय में पूछा है, दिन में एक बार रात में एक बार, वो सभी ऋतुओं के लिए सही नहीं है। किसी किसी ऋतु में दिन में 2 बार खाने के लिए कहा गया है, किसी ऋतु में 3 बार खाने के लिए कहा गया है, किसी ऋतु में केवल एक ही बार भोजन करने के लिए कहा गया है। तो ये हर ऋतु में 12 महीने के लिए वो सही नहीं है। अभी जैसे शिशिर ऋतु चल रहा है, तो दिन में एक बार और सूर्यास्त के 2 घंटे के भीतर एक बार ऐसा भोजन करने का विधान है। तो अभी के लिए सही है। जी, तो 2 बार शौचालय के लिए जाना पड़ेगा कि एक ही बार जाना पड़ेगा? हाँ, आप जितने बार खाएंगे उतने बार दौड़ेंगे। दौड़ना अर्थ है क्या है, मतलब वो जिनको मतलब पेट से मतलब लगता है ना दस्त, तो वो दौड़ता है ना, वो धीरे धीरे तो थोड़ी चलता है टहलता हुआ। तो हाँ। दौड़ने का अर्थ ये है कि जितने बार आप भोजन करेंगे उतने बार दौड़ना चाहिए। यदि आप उतने बार दौड़ते हैं तो बस आपका मतलब पेट अच्छा है, सही है, ऐसा समझना चाहिए। अच्छा, मतलब शौचालय नहीं जाएंगे फिर दौड़ेंगे फिर सही रहेगा? जी। जी। वंदे ठीक है, ठीक मातरम है। भाई जी। बस हाँ जी। जी, वंदे मातरम, राम राम। जी भाई जी, मेरा पहला सवाल है कि जो आपने बताया कि कपड़ा को जलाकर, सूती कपड़ा को जलाकर भस्म बनाना है, ये खुजली जी। वगैरह में, तो क्या ये केवल सूती कपड़ा ही होना चाहिए कि बल्कि कोई भी कपड़ा हो, जैसे कि रियोन हो कोई गया भी कोई बाकी? नहीं नहीं, कोई भी कपड़ा हो, ऊन का भी कपड़ा होगा तो भी चलेगा। जो स्वेटर बनता है ना ऊन से, वो भी चलता है। यदि आपके पास में कोई मतलब जैकेट है जो कि मतलब जो भेड़ के रोए से बनता है, तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी। केवल भस्म और चाहिए, भाई जी, केवल। जी भाई, दूसरा सवाल है भाई जी, जी गाय का जो चरने वाली बताई, जो चरने वाली गाय होना चाहिए, तो अगर ये चरने वाली गाय अगर नहीं होगा तो भस्म काम नहीं करेगा क्या? हाँ, काम नहीं करता है उसमें, सही बात है। जी भाई जी। हाँ भाई जी, राजीव भाई ने बताया था कि एक ही ब्लड ग्रुप में शादी नहीं होना चाहिए, तो क्या ये सही है? आपने तो बताया था कि एक ही वर्ण में शादी होना चाहिए। ये हमने कब कहा कि एक ही वर्ण में शादी होना चाहिए? ये हमने तो किस विषय में अभी चर्चा किया ही नहीं। हमने तो ये कहा कि ये सारा का सारा बातें जो है वो रक्त धातु के संबंध में है, इसलिए अभी हम उस विषय में चर्चा ही नहीं करेंगे, ऐसा हमने कहा है। हमने तो उस विषय में चर्चा ही नहीं किया, आरंभ ही नहीं किया। अच्छा। जी भाई जी। आपने आपने शायद मतलब संभवतः गलत उससे मतलब समझ लिया होगा। जी जी तो जी। हमने उस विषय में कुछ कहा ही नहीं अभी तक। जी भाई जी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। नहीं नहीं, समय की कोई बात नहीं है। ऐसा कभी कभी बड़े बड़े लोगों से छोटी छोटी भूल हो जाती है भैया, ऐसा कुछ नहीं है। जी भाई जी, प्रणाम। धन्यवाद। हाँ जी। वंदे हाँ। मातरम प्रणाम। जी। हाँ जी माता जी, वंदे मातरम, प्रणाम। हाँ, जय श्री राम। ये कह रही थी कि वो तेल के बारे में बता दें। मैं तो वैसे महुए का तेल खा रही हूँ। महुए का जो बीज होता है उसमें से निकलता है तेल, मालूम होगा आपको। जी जी। तो
मेरे को तो सूट कर रहा है, तो मैं जो लोगों को क्या बताऊं, क्यों इस निग्धता के बिना मशीन स्मूथली चलेगी नहीं। बिल्कुल सही। घी मिल नहीं रहा, क्या किया जाए, इसकी मेरे को समस्या हल कर दो। एरंड का तेल लीजिए माता जी, वो सबसे बहुत बढ़िया है। वात का शमन करता है, पित्त का शमन करता है, अग्नि को उद्दीपन करता है, कफ का भी शमन करता है। एरंड का तेल सबसे श्रेष्ठ है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि चरक जी ने, भाव प्रकाश जी, आचार्य भाव मिश्र जी ने, सुश्रुत जी ने, बागभट जी ने, धन्वंतरी जी ने, केदेव जी ने, हारिस जी ने, सभी ने एरंड तेल की भूरी भूरी प्रशंसा की है। ये एरंड तेल होता सर्वश्रेष्ठ होता है। सबसे श्रेष्ठ तेल होता है एरंड रोजाना तेल। हाँ, रोजाना रोजाना ले ले सकते सकते हैं। हैं? हाँ बिल्कुल, आप एरंड तेल से खाना भी, भोजन भी बना सकते हैं। उससे कोई दिक्कत नहीं। और एरंड तेल का गुणधर्म के विषय में मैं इतना बता दूं, किसी दिन मतलब अवसर मिलेगा तो मैं सत्र करूंगा उसका, एरंड तेल के विषय में। पूरा 1 घंटा पूरा सत्र होगा उसमें, केवल तेल के विषय में। तो मैं केवल आज बहुत संक्षेप में अच्छा। बता दूं कि जो एरंड तेल होता है ना, उसको यदि गर्म, मतलब कोई भी, मतलब जैसे पानी गर्म होता है 100 डिग्री सेल्सियस में, तो वो बाष्प बन जाता है, मतलब वो धुआं बन जाता है, उड़ जाता है। तो इसके लिए हमको बुखार नापने के लिए उसको पारद का, मतलब सल्फर का, इसका मरकुरी का प्रयोग किया गया, ऐसा कहा जाता है हमको थर्मोमीटर में। ठीक उसी तरह जो एरंड तेल होता है ना, उसको भी, वो भी मतलब यदि थोड़ा गर्मी हुआ, यदि हमारे शरीर में गर्मी बढ़ा, पित्त बढ़ा, जिसको मतलब खाना पचता नहीं, तो क्या होता है, वो गर्मी मतलब एसिडिटी बनती है, पित्त बनता है। तो ये यदि एरंड तेल से आपने यदि भोजन किया, बनाया है, और वो आपने उसने उसको खाया, यदि वो पचा नहीं, तो आपके शरीर में पित्त बनने लगेगा। तो पित्त बनने लगेगा ना, तो पित्त से वो जो एरंड तेल है वो गायब हो जाएगा। इतना चमत्कार है एरंड तेल में। और मैंने कहीं सुना है, देखो मैंने आपके जैसे वैद्य तो पढ़े नहीं है, चरक संहिता हो या जो भी है सुश्रुत, ये वेद मैंने पढ़े नहीं है। मेरे को तो बुजुर्गों से जो मैंने सीखा है वही मालूम है। तो मैंने बुजुर्गों से जैसे भोजन का पाचन चबाना, एक कौर का 32 64 72 बार सुना। तो आपने कहा उसमें नहीं है, आयुर्वेद में कहीं लिखा हो सकता है, क्योंकि मैंने वेद तो पढ़े नहीं है। मगर ये तो मैंने सुना भी है कि भोजन को पियो और पानी को खाओ एक। और ऐसे ही मैंने सुना है कि एरंड के तेल में कोई माइनर सा उपविष होता है, जो एरंड का तेल हरदम नहीं लेना चाहिए। इसके बारे में क्या बताएंगे आप? हाँ, इसलिए चरक जी ने चरक संहिता में कहा है, गुण धर्म के मतलब विभाग में देखेंगे, चरक जी, सुश्रुत जी और भाव प्रकाश भी, मतलब एरन तेल के विषय में तेल प्रकरण में बताया है कि यदि तेल, एरन तेल का यदि आप लेते हैं, सालों साल भी मतलब लेते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बराबर। और इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि, और ऐसा कहा गया है कि तेल जो है ना, कोई भी वस्तु तो सालों साल हमें लेना नहीं है। मतलब कोई महीने में, कोई महीने में हमें तेल भी मतलब छोड़ना पड़ता है। जैसे आषाढ़ का महीना हो गया, कार्तिक का महीना हो गया, माघ का महीना हो गया, और वैशाख का महीना हो गया। ये चारों महीने में तेल आपको मतलब खाना नहीं है, कोई भी तेल जो है वो नहीं खाना है। केवल माघ के महीने में, जब मतलब हमारा शिशिर ऋतु आरंभ हो जाए, हाँ, माघ के महीने में जब शिशिर ऋतु आरंभ हो, तो उस समय आपको केवल तिल का तेल खाना आरंभ करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो साल में 4 महीना जो है, तेल तो किसी भी प्रकार का तेल खाने के लिए मना किया गया है। परंतु ये सब ज्ञान मतलब किसी के पास नहीं है, तो सालों साल मतलब ये मतलब कोई प्राकृतिक चिकित्सा में जुड़े रहते हैं, या तो कोई योग में जुड़े रहते हैं। तो कहीं से किसी ने कुछ पढ़ लिया, या तो कहीं ने कुछ देख लिया यूट्यूब में, तो बोलते हैं कि हाँ ये तेल अच्छा है, ये तेल ऐसा है, वैसा है। वो तो केवल गुणधर्म बताते हैं, परंतु उसका दुष्प्रभाव कहाँ बताते हैं, और कौन से महीने में क्या नहीं खाना चाहिए, ये इसको कम नहीं खाना चाहिए, किसके साथ में नहीं खाना चाहिए, ये सब तो कोई बताता ही नहीं है। इसीलिए मतलब दिक्कत है, और कुछ नहीं है। तो एरंड का तेल आप 8 महीना पूरा ले सकते हैं। ये जो 4 महीना बताया हमने, तो 4 महीना छोड़ करके ले सकते हैं। और ये 4 महीने में घी खाने के लिए कहा गया है। जैसे वैशाख का महीना हो, और आषाढ़ का महीना, कार्तिक का महीना, माघ का महीना, ये इनको अधिक मात्रा में घी खाने के लिए कहा गया है। परंतु वैशाख मास में घी उनको खाने के लिए मना किया गया है, जो कफ रोगों से पीड़ित है, या तो जिनको सन्निपातस है, उनको खाने के लिए वैशाख महीने में मना किया गया है। केवल फल मूल खा करके, या तो अन्य अन्य चीजें खा करके, सूखी चीजें खा करके उनको रहने के लिए कहा गया है, इस प्रकार से। और ये जो सुन रहे हैं कि आजकल तेल जैसे कोई भी बीज डाल दिया, तिलों का, अरंडी का, नीम का, जो भी तेल निकालना है बीज डाल दिया टंकी में, और कोई केमिकल डाल दिया,
तो वो नीचे रह जाता है सब मटेरियल और ऊपर ऊपर तेल निकल आता है, ये कितना सत्य है? हाँ, ये बिल्कुल गलत है। एरन तेल बनाने के लिए जो विधि है, हमारे जो पुरानी प्राचीनतम विधि, वो ऐसा है कि क्योंकि मैंने बाल्यकाल में एरन तेल निकाले हैं अपने मतलब हाथों से। मतलब नाना जी के गांव में जब मैं 10वीं कक्षा तक था, तो वहाँ पे हमने बचपन में ही बहुत सारा एरन का तेल निकालते थे। तो मुझे मतलब अनुभव भी है और मुझे ज्ञान भी है। तो एरन का जो बीज होता है ना, वो सबसे पहले लेना है, और इसी समय ही मतलब एरन का बीज मतलब प्राप्त होते हैं। गांव में जो एरन की खेती करते हैं, मतलब धान की खेती, मूंग का खेती, उड़द का खेती जो करते हैं, वो जो उसका जो रास्ता होता है ना, मतलब दो जमीन के जो बीच में जो होता है रास्ता जैसा, उसको पगडंडी हीड़, पगडंडी होती है। हाँ, पगडंडी जैसे, हाँ, उसको पगडंडी कहते हैं। हमारे उड़िया भाषा में उसको हीड़ बोलते हैं। तो जो होता है उसके चलने के लिए, तो उसके मतलब किनारे किनारे में एरन का पौधा लगा दिया जाता है। तो ये इसी समय में एरन का बीज का संग्रह किया जाता है और उसका तेल निकाला जाता है। तेल निकालने की विधि ऐसी है कि उसका सबसे पहले बीज ले लेना है, मतलब उसका फल लाना है, और फलों को क्या करना है, पूरा धूप में सुखाना है कम से कम 1 सप्ताह तक, जिससे कि पूरी तरह सूख जाए और सूख करके वो फूट जाए, यानी कि वो थोड़ा उसमें मतलब दरारें दिखने लगे वो फलों में, जो कांटे-कांटे जैसे दिखते हैं। तो उसमें से फिर आपको तोड़ करके मतलब किसी डंडे से, लाठी से उसको मतलब पीटिए, मतलब धरती जमीन पर रख करके, तो वो फिर वो उसका सब जो बीज है वो मतलब फटा हुआ आपको मतलब मिलेगा। तो वहाँ से बीज आपको संग्रह कर लेना है, और बीज को क्या करना है, आपको थोड़ा भून लेना है, मतलब लोहे की कढ़ाई में या तो तवे के ऊपर भून लेना है। और गरम-गरम मतलब अवस्था में रहे, तो उसको सबसे पहले क्या करना है कि वो छिलका निकल जाएगा। मतलब यदि नहीं भूनेंगे लोहे की कढ़ाई में, तो छिलका उसका मतलब सहजता से, सरलता से मतलब नहीं खुलता है, निकलता नहीं है। इसके लिए उसको क्या करना है, छिलका निकालना है। छिलका निकालने के बाद में जो उसका बीज है, उसको फिर लोहे की कढ़ाई में या तो तवे में उसको थोड़ा भून लेना है, गरम-गरम, मतलब हल्का थोड़ा-सा, मतलब केवल गरम करके निकालना है। क्योंकि गरम करके निकालेंगे ना, तो उसमें तेल बहुत अच्छी मतलब निकलती है, ऐसा मतलब हमने देखा है। तो उसको फिर क्या करना है, इमाम दस्ते में कूट लेना है, या तो यदि आपके पास जैसे हम रोटी बेलते हैं, मतलब बेलन में, तो यदि कोई खरल हो तो खरल में कर सकते हैं, परंतु थोड़ा हो तो खरल में करेंगे, परंतु ज़्यादा हो तो इमाम दस्ते में आप कूट लेना है। तो इमाम दस्ते में कूटते हुए पूरा उसका मतलब लुगदी जैसा बना लेना है, और उसको कम से कम जो चावल का जो मांड होता है ना, जिसको भात मंड के नाम से जाना जाता है, जो खट्टा-खट्टा होता है, उसको आप मिट्टी के हांडी में डाल करके आधा मतलब उसमें भात का मांड हो, बराबर? और उसमें डाल करके ये सारा का सारा जो एरंड का जो आपने लुगदी बनाया है, उसमें डाल करके नीचे 3 लकड़ी डाल करके चूल्हे में उसको बिठाना है। क्योंकि हमने बचपन में 3 लकड़ी से ही मतलब तेल बनाया था, इसलिए मुझे याद है। और मैंने कभी अपने नानी से या तो किसी को पूछा नहीं कि 3 ही लकड़ी क्यों? मैंने कभी पूछा नहीं, तो इसके विषय में तो मुझे धारणा नहीं है। लेकिन इसको आयुर्वेद में देखेंगे तो उसका क्या रहस्य पता चलेगा। हो सकता है ऐसा है कि क्योंकि एरंड तेल को थोड़ा गर्मी मिलती है, तो वो उड़ जाता है, नष्ट हो जाता है, जल जाता है। फिर आपको तेल कम मिलेगा, इसके लिए 3 लकड़ी उसमें रखा गया है लकड़ी का, क्योंकि वो मध्यम अग्नि कहा जाता है। और 1 लकड़ी से मतलब मृदु अग्नि या तो अधम अग्नि, 5 लकड़ी से कठोर अग्नि, और 3 लकड़ी से मध्यम अग्नि, ऐसा तेल प्रकरण में भी बताया गया है आयुर्वेद में। तो 3 लकड़ी से बनाते-बनाते तो उसमें से क्या होगा, धीरे-धीरे वो तेल जो है ऊपर आ जाएगा। तो किसी मतलब किसी चमचे से आपको दूसरे पात्र में, किसी स्टील के बर्तन में आपको मतलब वो सारा का सारा तेल जितना मतलब कम से कम 40 मिनट तक उसमें से तेल निकलता रहता है। तेल मतलब होकर के वो ऊपर आ जाएगा। जैसे ऊपर आ जाएगा, आपको उसको मतलब दूसरे पात्र में, दूसरे बर्तन में खाली कर देना है। नहीं तो फिर क्या होगा, वो सारा का सारा तेल जल जाएगा, उड़ जाएगा। तो ऐसे करते-करते आपको जब तक तेल मिलता रहे, तब तक उसको मतलब आपको उसको एकत्रित करना है। जब और तेल ना निकले, तो फिर चूल्हे में से आग निकाल देना है, और उसको जो आपने तेल एकत्रित किया है, इकट्ठा किया है, उसको आप में धूप में रख लेना है। तब तक धूप में रखना है जब तक उसमें से जो पानी का मात्रा है, जो क्योंकि उसमें कुछ जलीय अंश भी रह जाते हैं, तो जलीय अंश रहता है ना, तो फिर वो खराब हो जाता है, तेल पूरा उसमें से बदबू आने लगती है। इसके लिए थोड़ा सूर्य की रोशनी में, धूप में, कड़ी धूप में उसको कम से कम 6 से 7 दिन तक उसको रखना पड़ता है। या तो कभी-कभी 4-5 दिन में भी हो जाता है। यदि ग्रीष्म ऋतु है, तो 4-5 दिन में, परंतु अभी अभी फाल्गुन का महीना है, तो अभी फाल्गुन के महीने में रखेंगे तो 4-5 दिन में ये पूरा ठीक मतलब हो जाता है। या तो 1 सप्ताह में पूरा उसका सारा जो जल है, जलीय अंश वो जल जाएगा, केवल आपको तेल प्राप्त होगा। ये होता है विशुद्ध एरंड तेल। परंतु आजकल जो मशीन में डाल देते हैं, इसका गड़गड़ करके निकाल देते हैं, या तो केमिकल प्रोसेसिंग करते हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है। और हाँ, और एक बात बता दूँ,
जिनको यदि वात रोग है, यदि यदि खाना बनाने के लिए मतलब करना है, तो जब आप मतलब एरंड का तेल, जब आप मतलब ये एरंड का बीज को लुगदी बनाएंगे ना, तो उसमें सौंठ का पाउडर, उसका आधा हिस्सा, मतलब मान लीजिए एरंड का लुगदी, बीजों का लुगदी आधा किलो हुआ, तो 250 ग्राम सौंठ का चूर्ण उसमें मिला करके फिर मतलब उसको मतलब छोड़ दीजिए, और उसका तेल निकलेगा ना, वो तेल खाएंगे ना तो आपका सालों साल तक खाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। परंतु यदि आपको बालों में लगाना है तो उसमें सौंठ का प्रयोग नहीं करना है। खाने के लिए सौंठ का उसमें मिक्स करके उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। और गांव के लोग यही करते थे, इसी तेल का खाते थे। कभी मतलब ये मूंगफली का तेल, कभी नारियल का तेल, कभी एरंड का तेल, ये सब मतलब प्रयोग करते थे, तो गांव के लोग को कभी बात रोग होता ही नहीं था। यही मतलब समस्या है आजकल, कि हर कोई जो है ना, कि कहाँ कौन से कंपनी वाला अच्छा देता है, कौन से कंपनी का आता है तो अच्छा आता है, ये सब के चक्कर में पड़ गए। और जब तक आप अपने क्षेत्र में एरंड तेल आप अपने घर से नहीं निकालेंगे, तब तक जो है आप कभी स्वस्थ रह ही नहीं सकते। ये आप मतलब ध्यान में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा तरीका बताया, हम शहर वालों को इतना ज्ञान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जी, आपका जी आशीर्वाद बहुत माता। धन्यवाद। समय अब हमें आवाज कम अनुमति कर नहीं दी था। बंदे वंदे मातरम। हाँ भैया, वंदे आवाज कम मातरम। कर। मैंने भी एरंड का तेल निकलते हुए देखा है। मैं भी बताना चाहूंगा अपने गांव में, क्योंकि हमारे गांव में तो इस तरीके से तो नहीं, लेकिन जो तरीका था वो मैं बता देता हूँ। जो जलेबी बनाने वाली कढ़ाई है ना, मैंने हर घर में, कई घरों में देखा, नानी को भी देखा बनाते हुए। तो जलेबी वाली कढ़ाई में अरंड के जैसे छिलके, तो इसी तरीके से पहले जो बीज होते, फल होते, इसको गाय के गोबर में या जो भी घर में जो गोबर होता था उस गोबर में उसको रख के फिर सुखा देते थे। उसके बाद बीज को अलग करके कूट के, और जलेबी वाली कढ़ाई जो होती है, जलेबी की कढ़ाई, उसमें पानी भर के और इसको डाल के धीमी आंच पे पकाते थे। जैसे जैसे तेल उसमें से छूटता जाता था, उसके में से छान छान के अलग रखते रहते थे। जब काफी तेल इकट्ठा हो जाता था, फिर उस तेल को दोबारा धीमी आंच पे थोड़ी सी हल्दी डाल के उसको फिर जब पानी का अंश जल जाता था तो फिर उस तेल को रख लेते थे। हमने मतलब हमारे जो नानी और दादी और बुआ, 3 गांव में मैंने ये इस तरीके से ही तेल निकालते हुए देखा। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मतलब अच्छी बात है, मतलब सही जानकारी दी भी है आपने। ठीक है, तो अभी 9:30 बनने पे आ रहा है, तो दीपक भैया कृपया शांति पाठ करके मुझे जी विदा कीजिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सभी श्रोतागण को आज मतलब जो है कि रंजक पित्त के साथ साथ बहुत ही बृहद रूप से अन्य भी जानकारी आप सभी को प्राप्त हुआ होगा। जैसे कि अंत समय में हमें अरंड तेल निकालने की दो दो विधियां प्राप्त हुई। तो यही ज्ञान है हमारे पूर्वजों का, ऋषियों का, दादी का, नानी का, जो कि ये ज्ञान संजो करके हम सभी को रखना है और औरों में बांटना और पीढ़ियों को बताना है। तो वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भ्राता गोविंद शरण प्रसाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सभी सत्र का शांति पाठ करके समापन करते हैं। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः समा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव भाई अमर रहे, नमस्ते। जी, आप सबका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, इतने अमूल्य समय देने के लिए। भगवान धन्वंतरि से प्रार्थना है आप सबको दिव्य शक्ति प्रदान करे, दिव्य बुद्धि प्रदान करे। आयुर्वेद का हर बात आपके मतलब आपके सबके लिए सुबोध हो, अबोध ना रहे, जैसे कि आप सब आयुर्वेद के प्रचार प्रसार करने में अग्रगणी रहे।
भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ वैद्य बनने के आप अग्रणी कर बनते अग्रसर हो। इतना कहते हुए आज मैं अपने आप से विदाई लेता हूँ आप सबसे। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम, जय धन्वंतरी।